गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5, और ये क्लास है हमारी 4। इससे पहले हम 3 क्लास अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले सेकंड चैप्टर किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स मीनिंग एंड नेचर्स ऑफ द कंपनी, एंड थर्ड चैप्टर हमने किया था टाइप ऑफ अ कंपनी, एंड फोर्थ चैप्टर हमने किया था प्राइवेट कंपनी। ये चारों चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, उनके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड भी कर दी है विद शॉर्ट नोट्स के लिए भी। ठीक है, अब हम 5th चैप्टर के ऊपर पहुंचे हैं, जिसका नाम है फॉर्मेशन, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, ये चैप्टर हम पूरा डीपली पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहने वाला है प्रमोटर के ऊपर आने वाला है, इस वाले पॉइंट के ऊपर, और ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ठीक है, इसकी राइट्स लायबिलिटी प्रमोटर की, ये प्रमोशन लिखा हुआ है, प्रमोशन को करने वाले पर्सन को प्रमोटर कहते हैं। उसके ऊपर पूरा क्वेश्चन आने वाला है, उसकी राइट, लायबिलिटीज़ एंड उसके फंक्शंस क्या रहेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत कई बार पूछा गया है। ठीक है, सो हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं कि कंपनी के बारे में हमने पढ़ लिया था कि कंपनी कैसे क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या कौन कौन पर्सन होते हैं, कितने टाइप की होती हैं। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के अंदर हमने डिफरेंस भी पढ़ लिया है, राइट। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि इंट्रोडक्शन के अंदर कि कंपनी का नेचर कैसा होता है, क्योंकि हम कंपनी की फॉर्मेशन, प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ इन प्रीवियस लेक्चर के अंदर, राइट। तो इसके अंदर मैंने बताया था कि वो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, कानून के द्वारा उसका जन्म होता है, और इसके प्रोविजंस जो रूल रेगुलेशन बनते हैं वो भी कानून के द्वारा बनते हैं। ठीक है, और टर्मिनेटेड बाय द लॉ, जो ख़त्म होती है वो भी लॉ के द्वारा ही टर्मिनेट होती है। और सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था कि कैसे एक बिजनेस और उसके पर्सन एक दूसरे से बिल्कुल पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब भी हमने बता दिया था कि वो लगातार चलती रहती है, कंपनी क्यों चलती है। ऑल द अफेयर ऑफ द कंपनी आर मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सारे के सारे अफेयर्स जो होते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर होते हैं। ये सारा जो पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे जो 7-8 पॉइंट हैं, ये पूरा कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है, ये जो हमने सेकंड चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है, अगर कोई बच्चा नया है, अभी इस वीडियो को देख रहा है और उसने ये चीज़ें समझनी है, तो प्लीज़ कंपनी लॉ फॉर बिकम स्टूडेंट एंड +2 क्लासेस के लिए जो एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर मैंने ये वीडियो डाली हुई है। सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कंपनी को फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन करने की प्रोसेस कैसे शुरू होती है, कौन कैसे करता है। तो जब हम फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत लंबा और एक लेंथी प्रोसेस होता है, जिसके अंदर काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ का पहले कंप्लीट करनी पड़ती है। फिर क्या है, फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के बारे में पहला स्टेप आता है कि हाँ, कंपनी बनने के लिए हमने ये करना है। दैट मीन्स पहले हमें सभी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ेगा। और वो फॉर्मेलिटीज़ कौन करता है? एक ऐसा पर्सन जिसके माइंड में ये बातें आई हैं कि ऐसी ऐसी कंपनी होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए, इस चीज़ की बनी होनी चाहिए, मतलब कि किस प्रोडक्ट की सप्लाई करेगी, क्या चीज़ बनाएगी, कहाँ वो लोकेट करेगी, मतलब कि उसकी मार्केट प्लेस, मार्केट एरिया देखेगी। मतलब ये सारी चीज़ जिस पर्सन के माइंड में आ रही है, और वो उसे एक्चुअल में क्या है, फिजिकल रूप देगा उस पर्सन, ये सभी उस पर्सन को क्या है, उस सभी लॉन्ग एक्सरसाइज से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, ये कहते हैं कि कंपनी फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व अ लॉन्ग एक्सरसाइज, जिसके अंदर काफ़ी सारी लंबी एक्सरसाइज, मतलब कि काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ है। सबसे पहले कहते हैं कि प्रमोटर्स ऑफ अ company have to fulfill many legal requirement before the formation of a company, रिक्रूटमेंट नहीं, रिक्वायरमेंट, राइट। ये कहते हैं कि फॉर्मेशन होने से पहले कंपनी के जो प्रमोटर होता है, जो व्यक्ति होता है, ये प्रमोटर है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रमोटर होता कौन है। फिलहाल आप समझ लीजिए, प्रमोटर है, ये व्यक्ति है। उसके माइंड, उसको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट है उसे पहले कंप्लीट अप करना पड़ेगा, फुलफिलमेंट करना पड़ेगा कंपनी के फॉर्मेशन से पहले। ठीक है जी, ये कहते हैं कि गिव द कंपनी एंटिटी, कंपनी को एक एंटिटी देनी पड़ेगी, उसका एक अस्तित्व देना पड़ेगा। एंड मेकिंग इट्स फंक्शनल इन फील्ड ऑफ, उसे क्या है, इस रूप में लेके आना पड़ेगा कि वो अपने फॉर्म में आ सके, अपने फील्ड, मतलब जिस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं, उस कंपनी का बना रहे हैं, बिजनेस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, फिर कॉमर्स के लिए, ट्रेड करने के लिए कर रहे हैं, वो चीज़ हमें उसकी एक एंटिटी देनी पड़ेगी। और वो एंटिटी कौन देगा? प्रमोटर देगा। क्लियर? ये जस्ट एक इंटरव्यू है, एक इंट्रोडक्शंस है, ठीक है, जो आपको एक 4 नंबर के अंदर क्या है, पेज भरने के लिए काम आएगा। फिलहाल हम स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ से करते हैं। जो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, ये देखिए आपको बुक से मैं शो करना चाहूँगी, आपकी बुक में भी कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा। ये जो
क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वैसे पहले इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, 16 नंबर में, 15 नंबर में या 20 नंबर में, जैसे भी यूनिवर्सिटी का पैटर्न रहता है। ये क्वेश्चन हर बार आता है कि स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, ये स्टेजेस आती हैं। ठीक है, अब हम यही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेज क्या रहता है, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी का क्या होना, प्रमोशन होना। सेकेंड स्टेप क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन होना। देन इसके होने के बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, इट्स कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कैपिटल को सब्सक्राइब किया जाएगा। एंड देन फोर्थ स्टेप क्या होगा, कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस को कमेंसमेंट किया जाएगा, मतलब कि शुरू किया जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगी, अगर किसी बच्चे को ये नोट्स की ज़रूरत है, इस तरह के नोट्स आप बनाना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। उस पर मैंने ये सभी नोट्स क्या है, मैंने इनका लिंक डाल रखा है कि आप उनको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। तो प्रमोशन ऑफ अ कंपनी क्या होता है, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। बिफोर द कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी के बनने से पहले क्या होते हैं, कुछ एक पर्सन, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है मैंने, फॉर एग्जाम्पल कि कुछ एक पर्सन होते हैं, मान लो कि आप लोगों का भी कुछ बच्चों का ग्रुप है। ठीक है, उनके बच्चों के माइंड में क्या आएगा कि आपके, मान लो कि आपके कॉलेज में किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं है, उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए आपके माइंड में क्या क्या आइडियाज़ आ रहे हैं। इसी तरह से कुछ एक ग्रुप पर्सन का ग्रुप होता है जो कि कंपनी को क्रिएट, अपने बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए आइडियाज़ लेके आते हैं कि हमें या तो इस चीज़ का बिजनेस करना चाहिए या इस चीज़ का बिजनेस करना चाहिए, हमें मार्केट के अंदर कहाँ करना चाहिए। ये सभी आइडियाज़ क्या है, हर एक पर्सन के अलग अलग माइंड में आते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट होता है पर्सन्स के क्या है, दिमाग में आना, और फिर दिमाग में आने के बाद उसे एक प्रॉपर प्लान बनाना कि इस तरह से हम ये करना चाहिए। जैसे हम एग्जाम के अंदर प्लान स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हमें इतनी देर इतने सब्जेक्ट को टाइम देना है, इतनी देर इतने सब्जेक्ट को टाइम देना है, इतनी देर इतने क्वेश्चन के ऊपर टाइम देना है। इसी तरह से हर पर्सन क्या है, पूरा प्लान करके चलता है। तो फॉर्मेशन से पहले की बात की जा रही है, द कंसेप्ट ऑफ द कंपनी बोर्न इन देयर माइंड, जो कंपनी का जो कंसेप्ट है किसके माइंड में आएगा, इन पर्सन्स के माइंड में आएगा। फिर क्या करेंगे वो, दे इन्वेस्टिगेट द पोटेंशियल एंड मेक अ प्लान, वो क्या करेंगे, जो आइडिया आया है उसके प्रति वो क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या ये आइडिया सही रहेगा, हम इसको अगर एग्जीक्यूट करें तो। ठीक है, एग्जीक्यूट मीन्स कि इसको अप्लाई करे तो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उसके ऊपर फिर क्या बनाया जाएगा, प्लान बनाया जाएगा। ठीक है भाई, बना लिया प्लान बनाने के बाद क्या करेंगे, दे डिफाइन देयर फील्ड ऑफ एक्टिविटी एंड द प्लान हाउ टू गेट द रिक्वायर्ड कैपिटल। ये कहते हैं कि प्लान बनाने के बाद वो क्या डिफाइन करेंगे, अपनी फील्ड ऑफ एक्टिविटी, किस एक्टिविटी को वो परफॉर्म करने वाले हैं। अब उन्होंने सोचा कि वो क्या है, गारमेंट का काम करने वाले हैं, पर गारमेंट के काम में वो किस तरह के करने वाले हैं, होलसेल वाले डिपार्टमेंट को एक्सेप्ट करने वाले हैं, या फिर रिटेलर को करने वाले हैं, या फिर सीधा शॉप पे करने वाले हैं, किस एक्टिविटी को सेलमैन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। मतलब जैसी भी एक्टिविटी है वो एक्टिविटी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आपको अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल चाहिए होगी, राइट। क्योंकि होलसेल के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट चाहिए होती है, क्योंकि होलसेल के अंदर क्या है, आपको ज़्यादा अमाउंट के अंदर आप परचेज करते हो एक मैन्युफैक्चरर पर्सन से, जिसके कारण क्या है, ज़्यादा अमाउंट होगी तो ज़्यादा पैसे भी चाहिए, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड अपॉन देयर फील्ड ऑफ एक्टिविटी। क्लियर दिस पॉइंट, ठीक है भाई। और उसके बाद कहते हैं कि हाउ एंड वेयर टू प्रोक्यूर द प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर द एक्टिविटीज दे हैव इन द माइंड वेयर इन द इंस्टॉल। ये कहते हैं कि इन सभी कैपिटल अरेंजमेंट होने के बाद वो कहते हैं कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमें अपने प्लांट को, मीन्स कि अपने बिजनेस को कहाँ प्रोक्यूर करना है, कहाँ हमें क्या है अपने प्लांट को एग्जिस्टेंस देनी है, कहाँ हमें अपने बिजनेस को स्टार्टअप करना है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना पॉइंट। ये था हमारा प्रमोशन का पॉइंट। प्रमोशन करने के लिए पर्सन की जरूरत होती है। ये जो पर्सन है, ये जो ग्रुप ऑफ पर्सन है, ये क्या है, प्रमोटर्स है। ठीक है, एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूट इनिशियल प्रोसेस ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी को फॉर्मेशन करने से पहले जो पहले ही प्रोसेस की जाती है ना, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, प्रमोशन ऑफ कंपनी। कंपनी की प्रमोशन कहा जाता है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट। प्रमोशन मीन्स कि एक प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्रमोशन कहा जाता है। प्रोसेस को एक्चुअल में एग्जिस्टेंस लाने के लिए जो माइंड में जो प्लान आया है वो क्या होगा, वो उन पर्सन्स को क्या कहेंगे, प्रमोटर कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं मीन्स की जो प्रमोशन जो प्रोसेस होती है उसे प्रमोशन कहेंगे। जो प्रोसेस को एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में लेके आते हैं, जिनके माइंड में आइडियाज़ होते हैं, उन पर्सन्स को क्या कहेंगे, प्रमोटर्स कहेंगे। ठीक है भाई, इतना कंसेप्ट आ गया क्लियर कि प्रमोशन क्या होता है। प्रमोशन एक प्रोसेस होती है जिसको क्या है, एक्चुअल में डिफाइन किया जाता है।
अब नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी डेफिनेशन, प्रमोशन की क्या डेफिनेशन है। जो भी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया ना, वही आपकी डेफिनेशन होने वाली है, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा वही डेफिनेशन लेके आती हूँ, जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन भी हो जाए, उसी में आपकी डेफिनेशन भी हो जाए, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लर्न नहीं करनी पड़े, थोड़े कंटेंट के अंदर आपको क्या है अच्छी सी नॉलेज हो जाए। तो ऑथर का नाम जरूर लिखना, राइटर का नाम जरूर लिखना है कि अकॉर्डिंग टू एल एच हैनी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि प्रमोशन में भी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। प्रमोशन क्या है, ये डिफाइन करता है, एक प्रोसेस है किस चीज़ की, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग द फिनांस। प्लानिंग करना और ऑर्गेनाइजिंग करना किस चीज़ के, फिनांस ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइजेशन अंडर द कॉर्पोरेट फॉर्म। ये कहते हैं कि एक बिजनेस को स्ट्रक्चर देने के लिए, कॉर्पोरेट फॉर्म देने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, फिनांस की प्लानिंग करनी पड़ेगी। बिजनेस एंटरप्राइजेशन के लिए, प्रोसेस के लिए हमें पूरा तरह से एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। किस लिए, एक बिजनेस एंटरप्राइजेशन को सेटअप करने के लिए, एक कॉर्पोरेट फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। मीन्स कि एक कंपनी को खड़ा करने के लिए आपको पूरी तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी। उस प्लानिंग के अंदर आपने 5 मैनेजमेंट अपने मैनेजमेंट के 5 हेड पड़े होंगे, कि उसके अंदर प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है, राइट। ये सभी चीज़ें क्या है आपको भी करनी पड़ती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये पांचों जो क्या है हमारे बिजनेस के बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रीम मानी जाती है, जो कि एक बिजनेस एंटरप्राइजेशन की नींव होती है, ठीक है भाई। स्टेज क्या है प्रमोशन को, मतलब कि क्या क्या आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे प्रमोशन के लिए। सबसे पहले क्या करते हैं कि डिस्कवरी ऑफ आइडिया, आइडिया को डिस्कवर करते हैं। आइडिया को डिस्कवर कैसे करते हैं कि एक प्रमोशन स्टार्ट कहाँ से होती है, विद एन आइडियाज इन द माइंड ऑफ पर्सन। पर्सन के माइंड में क्या होता है, आइडिया आता है, और उस आइडिया के हेल्प से क्या है प्रमोशन होनी स्टार्ट हो जाती है, मीन्स की एक प्रोसेस होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि विदाउट आइडिया आप क्या है आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपको, अब जैसे कि आप बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर टीचिंग लाइन में जाना है तो एमकॉम करनी पड़ेगी, आपको क्या है कंपनी लाइन में जाना है तो एमबीए करनी पड़ेगी, आपको क्या है चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो आपको सीए करनी पड़ेगी। तो क्या है आपके पहले क्या होना चाहिए, माइंड में आइडिया होना चाहिए कि आपको बनना क्या है। एक प्रोफेसर लाइन के अंदर जाना है तो एमकॉम नेट जीआरएफ क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको कंपनी के अंदर सीईओ या फिर अदर पोस्ट के ऊपर जाना है तो आपको क्या है एमबीए अच्छे से करनी पड़ेगी, विद कैट, जीमैट एंड एग्जमैट, जो भी इतने एग्जाम होते हैं उसके अंदर। और तीसरा क्या है हमारे चार्टेड अकाउंटेंट का, या फिर आपको लॉ करना है तो एलएलबी एलएलएम करना पड़ेगा। तो इस क्या है डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एम के लिए, राइट। तो हमारा एम क्या है, कंपनी को सेटअप करना, कंपनी को चलाना और लॉन्ग रन तक प्रॉफिट अर्न करना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आइडियाज़ होना पड़ेगा, आइडिया आना पड़ेगा। तो तुम इसके अंदर मेन कंसेप्ट क्या है कि सर्विस टू सोसाइटी मेक अ प्रॉफिट। मीन्स जो भी आइडिया होगा पर्सन के माइंड में, तो वो किस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, किस कंसेप्ट के ऊपर बेस रहेगा, डिपेंड नहीं बेस रहेगा। सबसे पहले तो वो क्या सोचेगा कि सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए, जो मेरा आइडिया आ रहा है उस आइडिया से मैं लोगों की लिए सेवा प्रोवाइड कर सकूं, और दूसरा मेरे को प्रॉफिट भी होता रहे, तभी तो मैं सेवा प्रोवाइड करूंगा। तो इफ़ आइडिया इज गोइंग बिजनेस ऑन लार्ज स्केल, अगर कोई बिजनेस क्या है हमारा लार्ज स्केल पे है, छोटे बिजनेस छोटे लेवल पे नहीं है, बड़े बड़े लेवल पे है, तो उसके हिसाब से हमारे के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है चेंज होती रहेगी। अगर आपको छोटे बिजनेस चाहिए तो थोड़ी कैपिटल चाहिए होगी, लार्ज बिजनेस चाहिए तो बड़ी कैपिटल भी चाहिए, बड़ा इन्वायरमेंट भी चाहिए, बिग इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी आपकी, बिग हो जाएगी, कैपिटल भी बिग, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिग, एम्प्लॉयमेंट भी बिग। तो प्रमोशन स्टार्ट पर्सन के आइडिया से होते हैं, दिमाग में क्या चल रहा है उसके डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि डिटेल इन्वेस्टिगेशंस। डिटेल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या हुआ है कि आपको पूरी तरह से छानबीन करनी पड़ेगी, जो आपके माइंड में आइडिया आया है क्या वो एक्चुअल में परफॉर्म होने के लिए हमारे पास प्रॉपर रिसोर्स है या नहीं है, राइट। वो रिसोर्स इतने कैपेबल है कि हमारे जो प्लान है उसको सक्सेसफुली कर सके। तो क्या होगा, वेयर द बिजनेस कैन बी डन सक्सेसफुली। आपको अगर अपने बिजनेस को सक्सेस करना है तो आपको पहले इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। इन्वेस्टिगेशन कैसी होगी कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। इन्वेस्टिगेशन भी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। रिक्वायरमेंट हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे आइडिया के ऊपर कि हम किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, कैपिटल की, फिर है रॉ मटेरियल की, फिर है प्रीमिसेस की, जिसकी अपनी एसेट्स की, फिर है वर्कर्स की जो आप काम करने वाले हैं आपकी बिजनेस के अंदर, फिर है गवर्नमेंट पॉलिसी। सबका अलग अलग रोल है। कैपिटल का क्या रोल है कि हाउ कैन इट बी मीट, कैसे आपको मिलेगी, मतलब कि क्या सोर्स रहेगा,
या खुद आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप अपने एसेट्स को अपने कैपिटल को लाने वाले हैं, या फिर आप लोन लेके लाने वाले हैं, या फिर पब्लिक से शेयर इशू करवा के लेके आने वाले हैं। मतलब कि कैपिटल का क्या सोर्स होने वाला है वो डिपेंड करता है कैसे आप उसको अपने बिजनेस के लिए कलेक्ट करने वाले हो। नेक्स्ट कहते हैं कि रॉ मटेरियल की बात की जाए तो सोर्स एंड इट्स प्राइस। मान लो कि आपके पास कैपिटल प्रॉपर अमाउंट में आ चुकी है, रॉ मटेरियल क्या हुआ कि आपको क्या है, मान लो हमने गारमेंट का एग्जांपल लिया था, कपड़ों का एग्जांपल लिया था। कपड़ों को बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को क्या चाहिए, कॉटन चाहिए। कॉटन के साथ साथ क्या चाहिए, कलर भी चाहिए, और भी जो भी फर्दर मटेरियल्स होता है वो सभी चाहिए। तो उस कॉटन को, उस रुई को परचेज करने के लिए उसकी कितना प्राइस लगने वाला है, या उसका एक ही सप्लायर है या फिर काफ़ी सारे सप्लायर हैं। एक सप्लायर होगा तो काफ़ी दिक्कत होगी। कई बार क्या होता है, मार्केट में प्राइस इंक्रीज होते हैं तो ये पर्सन मोनोपोली कर देता है, मीन्स कि अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए वो ज़्यादा रेट पे बेचना शुरू कर देता है। इसलिए हमेशा क्या है, 2 से 3 सप्लायर आपके पास होने चाहिए कि जो आपको माल सप्लाई कर सकें। कौन से सप्लायर से क्या, कौन सा कितने प्राइस में आपको माल मिल रहा है, ये सोर्स डिफाइन करना कि रॉ मटेरियल हमें कहाँ से कितने प्राइस में मिल रहा है। प्रीमिसेस की बात की जाए तो आपकी बिजनेस और आपकी इंडस्ट्रियल एरिया में किस तरह की प्रीमिसेस है। काइंड ऑफ प्रीमिसेस मतलब कि आपकी एसेट्स कैसी है, फिक्स एसेट्स है या फिर नॉन फिक्स एसेट्स है। नेक्स्ट अगर बात की जाए वर्कर्स की बात की जाए तो लेवल ऑफ स्किल, किस लेवल के वर्कर्स को आप अपॉइंट करना चाहते हो। अगर आपकी क्या है वर्कर फैक्ट्री के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर केवल क्या है मजदूरी दिहाड़ी का काम किया जा रहा है, तो आपको इलिटरेट पर्सन भी आप अपॉइंट कर सकते हो, मीन्स कि आप अनपढ़ व्यक्तियों को भी अपॉइंट कर सकते हो। अगर आपको क्या है प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर क्या है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर गुड है, वेल एंड प्लान्ड है, तो क्या है आपको हाई क्वालिफाइड वर्कर्स को क्या है एम्प्लॉय को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर। तो गवर्नमेंट पॉलिसी की अगर बात की जाए तो आपको इंडस्ट्री या फिर अपने बिजनेस को इस पॉइंट ऑफ व्यू से सेटअप करना पड़ेगा कि कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी आए आपके बिजनेस को कोई ज़्यादा इफेक्ट ना डाले। अगर ज़्यादा इफेक्ट डाला तो क्या होगा, प्रॉफिट आप ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते। कारण यही है इन्वेस्टिगेशन का कि आप सभी चीज़ों को इस तरह से इन्वेस्टिगेट करें कि किसी भी तरह का चेंज होता है इन्वायरमेंट के अंदर, कैपिटल का चेंज हुआ, रॉ मटेरियल का चेंज हुआ, प्रीमिसेस का चेंज हुआ, वर्कर्स की रिक्वायरमेंट का चेंज हुआ, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज का चेंज हुआ, तो आपके ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो इन्वेस्टिगेशन हो गया प्रमोशन के अंदर। नेक्स्ट कहते हैं कि थर्ड पॉइंट कि असेंबलिंग द प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन। क्या आपको एट द एंड में क्या रिजल्ट मिला है, मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, आइडिया आने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपको क्या कलेक्ट होंगे, फैक्ट, तथ्य कलेक्ट होंगे। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी कि इस वाले, अगर हम लार्ज बिजनेस करते हैं तो हमें ज़्यादा कैपिटल चाहिए, तो उससे क्या है आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है। अगर छोटा बिजनेस किया है तो कम कैपिटल चाहिए तो कम प्रॉफिट होगा। मतलब कि ये सारे कंक्लूजन निकल के आएंगे कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब अपने बीकॉम के बाद आप ये देखते हो कि कौन सा बेटर रहेगा आफ्टर द बीकॉम, कौन सा कोर्स बेटर रहेगा, एमकॉम, एमबीए, सीए, कौन सा बेटर रहेगा। इसी तरह से कंपनी के अंदर भी होता है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि कौन सा बिजनेस करें, हम लार्ज स्केल पे करें, स्मॉल स्केल पे करें, वो डिपेंड करता है आपके फैक्ट, अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर। टू गिव द कंक्लूजन अ शेप, कंक्लूजन क्या है, आपको शेप देता है कि आपको किस तरह का बिजनेस करना चाहिए। प्रोपोजिशन दिया जाता है, दैट मीन्स एक कंक्लूजन निकल के आता है। प्रमोटर्स नीड टू कंसल्ट एक्सपर्ट एंड इंस्टीट्यूशंस हु आर स्पेशलिस्ट इन द फील्ड। तो इन सभी फैक्ट्स को इकट्ठा करने के बाद जो प्रमोटर्स, जो ग्रुप ऑफ पर्सन है, ये जो पर्सन्स का ग्रुप है वो क्या करता है कि इन फैक्ट्स को इकट्ठे करने के बाद एक ऐसे पर्सन के पास जाते हैं जो इस काम में क्या है स्पेशलिस्ट है, इस काम में बहुत ही परफेक्ट है, वो आपको अच्छा आइडिया देगा। ठीक है भाई, उसके पास चले गए हैं। तो फिर आते हैं कि फिनांसिंग द प्रोपोजिशन के अंदर क्या कहते हैं कि फिनांस का कंक्लूजन कहाँ से आने वाला है। दैट मीन्स आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन ऑल द बेसिक एंड द मेकिंग द अरेंजमेंट फॉर देयर आइडिया एंड कंसेप्ट, द नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, अरेंज द फिनांस फॉर द ऑपरेशन। अपनी ऑपरेशन का मतलब क्या, मैंने वैसे ऑलरेडी बता रखा है, प्लीज़ मुझे बताइए कि ऑपरेशन का क्या मतलब होता है। वैसे मैं बता देती हूँ एक्टिविटी, क्योंकि कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं रखती मैं, क्योंकि अदरवाइज पेंडिंग हो गया तो कन्फ्यूज़न आ जाएगी आपके माइंड के अंदर। तो ऑपरेशन के लिए मतलब आपकी जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले आपके बिजनेस के अंदर, तो आपके बिजनेस में कहाँ से फिनांस आने वाला है वो डिपेंड करेगा। लैक ऑफ फिनांस, अगर आपके पास फिनांस की कमी हुई तो क्या होगा, या फिर एडुकेट फिनांस तो क्या होगा। वैसे मैं आपको एक और पॉइंट बता देती हूँ कि
ज़्यादा मात्रा में फिनांस होना तो क्या होगा। अगर मैं लैक ऑफ फिनांस की बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा, नॉट बीइंग वर्कआउट। ये कहते हैं कि आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में फिनांस होगा तो आप क्या है अपने वेंचर्स को क्या है पूरी तरह से सक्सेस, अपने बिजनेस को पूरी तरह से रन अप कर सकते हो। डे टू डे जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो आप कर सकते हो। तो क्या होगा, आपकी ग्रोथ होती रहेगी और आपके पास एक्सेस फिनांस होगा। एक्सेस फिनांस होगा तो क्या होने वाला है कि आप उस फिनांस को प्रॉपर यूटिलाइज करने के बाद जो एट द एंड में जो बचेगा उसे क्या है आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसके कारण अच्छा आप रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर रेट ऑफ रिटर्न रिसीव कर सकते हो और वो वापस आपको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी 4 प्रोसेस है। प्रोसेस के अंदर सबसे नंबर क्या था कि डिस्कवर करना आइडिया, माइंड में लेके आना आइडिया को, और आइडिया को फिर क्या इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट करने के बाद क्या है कंक्लूजन पे पहुंचना। कंक्लूजन के बाद क्या है आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग फिनांस को इकट्ठा करना। ठीक है भाई, अब बात करते हैं प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं, कैसे वो कंपनी के अंदर काम करते हैं कंपनी को इन्फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, तो प्रमोटर्स क्या होते हैं, जितने भी पर्सन हैं उन्हें बोला जाते हैं प्रमोटर, हु कन्वेंस द आइडिया ऑफ द कंपनी एंड द ट्रांसलेट इनटू द कंपनी इनटू अ वर्किंग रियलिटी। ये कहते हैं कि आइडिया को वर्किंग रियलिटी में कन्वर्ट करने वाले इंसानों को क्या कहा जाता है, प्रमोटर कहा जाता है। ठीक है भाई, अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। कहते हैं कि इंडिविजुअल मेक्स द प्लान, अरेंज द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इनकर द इनिशियल एक्सपेंसेस एंड मैनेज अफेयर ऑफ द कंपनी। ये कहते हैं कि एक जो इंडिविजुअल पर्सन होता है वो क्या करता है, प्लान को बनाता है, मेक करता है, बनाता है और उसे अरेंज इस तरह से करता है कि उसकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो उसे इस तरह से स्ट्रक्चर तैयार करता है। और जो भी इनिशियल एक्सपेंसेस होंगे, मतलब कि जो भी शुरू के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन एक्सपेंसेस को वो खुद बियर करेगा और मैनेज करेगा। कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जितने भी अफेयर्स हैं उन्हें वो प्रॉपरली मैनेज करेगा। ठीक है, ए हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट ऑन द प्रमोटर। प्रमोटर्स के जो कंधों पर क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वो क्या है कंपनी का निर्माता कहेंगे, क्योंकि सारा का सारा जो भी स्ट्रक्चर होगा, जितना भी कंपनी के अंदर जो भी एक भी प्रोसेस होगी ना, मतलब जो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है काम, जितना भी स्टेप होगा ना वो प्रमोटर के माइंड के कारण होगा। तो इसके ऊपर हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना जो भी काम करना है बिल्कुल सटीक रूप से करना है, बहुत ही स्ट्रिक्ट मैनर से करना है। अंडरटेक अ लॉट ऑफ रिस्क, उसके बहुत सारी रिस्क लेना पड़ता है। अगर वो प्रॉफिट बिजनेस में चल गया, प्रॉफिट में बिजनेस है, तो प्रमोटर के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है। अगर हमारा बिजनेस नहीं चला तो जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं उसने इनिशियल अपनी जेब से खर्चा किया है उस कंपनी के अफेयर्स को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए, वो सारा क्या है वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़े कि प्रमोटर होता कौन है। अकॉर्डिंग टू गौतम मैन एंड डगलस के अकॉर्डिंग मैंने डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन के अंदर क्या कहते हैं कि प्रमोटर इज अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति है, हु असेंबल द मनी एंड मटेरियल इनटू अ गोइंग कंसर्न। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, बहुत इजी डेफिनेशन मैंने उठाई है। ये कहते हैं कि प्रमोटर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि असेंबल करता है। असेंबल मीन्स कि इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है कि मनी को और मटेरियल को, किस लिए, इनटू अ गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न करने के लिए। आपने अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ा होगा आपके +2 क्लास के अंदर भी और बीकॉम फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर की अकाउंटिंग कंसेप्ट में गोइंग कंसर्न किसे कहा गया है कि आपकी बिजनेस को बोला गया है। कंसर्न होता है आपका बिजनेस एंटिटी, राइट। वो बिजनेस एंटिटी को चलाने के लिए आप मनी और मटेरियल को इकट्ठा करते हैं और वो इकट्ठे करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है, प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, प्रमोटर क्या करते हैं, अरेंज करते हैं क्या, 3M मीन्स कि इसको ऐसे फिगरली डिफाइन किया गया है कि आपको अच्छी से डेफिनेशन समझ में आ जाए। प्रमोटर अरेंज करता है 3M को फॉर गोइंग कंसर्न के लिए। वो 3M क्या है, मैन, मनी, मटेरियल, इन तीनों को अरेंज करने वाले व्यक्ति को प्रमोटर कहते हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं करेक्टर ऑफ अ प्रमोटर। प्रमोटर की क्या क्या करेक्टर्स हैं। करेक्टर ऑफ इज अ पर्सन, सॉरी प्रमोटर इज अ पर्सन। प्रमोटर कौन है, एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, एक HUF है, जो कि क्या करते हैं पर्सन के अंदर। आप वैसे इनकम टैक्स के अंदर जब पढ़ोगे कि पर्सन के अंदर कौन कौन इंक्लूड करते होते हैं, वैसे आपको अभी नॉर्मली पता होगा कि पर्सन एक व्यक्ति होते हैं। कौन होता है, व्यक्ति। बट इन द फॉर्म ऑफ द कंपनी एंड इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग पर्सन के अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है, कंपनी इंक्लूड होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड होते हैं, AOP, इंडिविजुअल इंक्लूड होते हैं, फर्म इंक्लूड होती है और एसोसिएशन इंक्लूड होती है। ठीक है, संस्था इंक्लूड होती है।
ये मेल भी इंडिविजुअल के अंदर अगर बात की जाए तो इंडिविजुअल के अंदर मेल फीमेल भी हो सकती है और मेल भी पर्सन इंडिविजुअल में आ सकते हैं। कंपनी के बारे में आपको पता है। एओपी भी क्या होती है, एक ऐसा संगठन होता है जो कि किसी मेन पर्पस के लिए काम करते हैं। फर्म पार्टनरशिप फर्म होते हैं, एसोसिएशन क्या है, संगठन होता है जो किसी पार्लियामेंट एक्ट के अंदर आती है। ठीक है भाई। प्रमोटर कौन होते हैं, पर्सन होते हैं। प्रमोटर ये कोई भी हो सकते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि प्रमोटर ऑर्गेनाइज द आइडिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ये कहते हैं कि प्रमोटर क्या मतलब लेके आता है आइडिया, किस लिए, कंपनी को बनाने के लिए। जो ये हेडलाइन है इसी के अंदर क्या है आपका आंसर छिपा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। कंपनी की फॉर्मेशन के लिए आइडिया लेके आया कौन, प्रमोटर। तो प्लान कैसा होगा, आपके नेचर के बारे में, कंपनी का नेचर क्या होगा, किस प्लेस पे होगी, कैपिटल कितनी चाहिए, अदर डिटेल ऑफ द कंपनी, ये सारी क्या है उसके माइंड के अंदर आएगी, किसके, प्रमोटर के। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो कंपनी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है भाई। उसके बाद आता है कि प्रमोटर्स गिव प्रैक्टिकल शेप टू द आइडिया। ये कहते हैं कि प्रैक्टिकल शेप देना, मीन्स की जो आपकी माइंड में जो माइंड में चल रहा था उसे क्या है एक्चुअल में एग्जिस्ट करना कंपनी की फॉर्म में। ठीक है। वो काल्पनिक ना रह के पूरा अस्तित्व में आए, मीन्स की पूरा एक्चुअल में हो। लॉट ऑफ आइडिया असेंबल, काफ़ी सारे आइडियाज़ इकट्ठे होंगे, मीन्स कि आपने जब इन्वेस्टिगेशन की थी काफ़ी सारे कंक्लूजन निकल के आए होंगे, उसमें से बेस्ट सोल्यूशन क्या है आपको सिलेक्ट करना है। वन ऑफ द बेस्ट सेलेक्ट देन ट्रांसमिटिंग द आइडिया इनटू द रियलिटी इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द प्रमोटर्स। ये कहते हैं कि प्रमोटर्स के कारण क्या करना पड़ेगा कि मान लो कि तीन आइडिया आए हैं कि आप क्या है मिडिल लेवल का करो, स्मॉल लेवल का करो और लार्ज लेवल, इनमें से बेस्ट आइडिया सेलेक्ट करना है और बेस्ट आइडिया के ऊपर इतना एफर्ट लगा देना है कि आपको वो अच्छा रिटर्न देखी जाए। ये काम कौन करता है, प्रमोटर करता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं कि नॉट द नेम बट द फंक्शन ऑफ प्रमोटर इज इंपॉर्टेंट। ये कहते हैं कि कंपनी के लिए प्रमोटर के नाम की ज़रूरत नहीं होती बल्कि प्रमोटर के काम की ज़रूरत होती है। ध्यान से सुनिए इस लाइन को। मैं कह रही हूँ कि प्रमोटर के नाम की ज़रूरत नहीं होती, प्रमोटर के काम की ज़रूरत होती है, फंक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि बट इट्स परफॉर्म इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जितने भी आइडिया होंगे, जितने भी डिसीजन लिए होंगे, आइडिया, डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, जितने भी होंगे वो सारे किस व्यक्ति के द्वारा लिए होंगे, प्रमोटर के द्वारा लिए होंगे। उसका नाम मैटर नहीं करता कि उसका नाम क्या है, क्या कहाँ से आया, क्या कर रहा है, बस ये मैटर करता है कि वो किस दिमाग से काम कर रहा है, क्या प्लान बना रहा है। राइट। यहाँ पे इसकी फोर्थ करेक्टर हो गई है। द नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि प्रमोटर मेंबरशिप इज नॉट नेसेसरी इन द प्रपोज्ड कंपनी। ये कहते हैं कि कंपनी के लिए प्रमोटर की मेंबरशिप जरूरी नहीं होती है। समझना इस पॉइंट को। ये कहते हैं कि प्रमोटर्स की मेंबरशिप ज़रूरी नहीं होती है। ये कह रहे हैं कि नॉट इम्पॉर्टेंट नेसेसरी बी एन एक्टिव पार्टिसिपेट इन रनिंग द कंपनी। ये कहते हैं कि जी ज़रूरी नहीं है कि कंपनी जो चल रही है कंपनी उसमें पार्टिसिपेट करे, ज़रूरी नहीं है किसी भी प्रमोटर के लिए। वो अपने आप अपनी कंपनी के अफेयर्स को बस जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें डिस्कस करें, ज़रूरी नहीं है कि वो पार्ट टाइम जॉब करे उसमें। ही कैन हैंड ओवर द अफेयर ऑफ द कंपनी टू द अदर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। ये कहते हैं कि इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी के जितने भी अफेयर्स है वो उनको हैंड ओवर कर देता है, किसी और व्यक्ति को दे देता है। वो केवल वहीं तक काम करता है जब कंपनी फॉर्मेशन के अंदर आने से पहले तक काम करता है प्रमोटर। ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं कि प्रमोशन ऑफ अ कंपनी इज अ बैकबोन ऑफ अ कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, प्रमोशन लिखा हुआ है। ये कहते हैं कि प्रमोशन किसका, कंपनी का प्रमोशन होना, मीन्स की कंपनी प्रोसेस में आ रही है बनने के लिए, बनने के बाद जो कंपनी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा देने वाली है क्योंकि वो एक सर्विस प्रोवाइड करने वाली है, प्रॉफिट अर्न करने वाली है, एम्प्लॉयमेंट भी देने वाली है और साथ साथ क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करने वाली है। बिकॉज लोगों के पास व्यवसाय होगा, उनको नौकरी मिलेगी, उनके पास पैसा आएगा, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगी और क्या है मार्केट के अंदर पैसा जनरेट होएगा। राइट। तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का मतलब ये है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जो मैंने इतना डीपली समझाया है, बट आप समझ लीजिए कि इसका मतलब बैकबोन इसलिए बोला गया है कंट्री की। ठीक है। जिन बच्चों को इनके बारे में पता नहीं होता इसलिए मैं इनको इतना डीपली समझा देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि प्ले एज अ पिवटल रोल इन द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। ये कहते हैं कि प्रमोशन क्या करते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, किसके लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए और कमर्शियल सेक्टर के लिए
बहुत इम्पॉर्टेंट रोल क्या है, प्ले रोल करती है, क्योंकि इनके बिना कंपनी अगर स्टार्ट नहीं होगी तो इनके सामान, उनके जो प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, कैसे पूरा मार्केटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, राइट। तो उनका प्रोसेस नहीं। तो यहाँ पे कहते हैं कि प्रमोटर आर द वन हु ले द फाउंडेशन ऑफ अ कंपनी एडिफिक। ये कहते हैं, एडिफिक का मतलब मैंने लिखा हुआ है कि भवन। प्रमोटर ऐसा पर्सन है जो कंपनी को एक भवन के निर्माण के, जैसे एक भवन का निर्माण होता है, इसी तरह से कंपनी के निर्माण में प्रमोटर अपना योगदान देता है। प्रमोटर conceptualize a new industry or a business and try to make his concept reality। ये कहते हैं कि जो प्रमोटर्स होते हैं वो अपनी कंसेप्ट के बेस पर क्या करते हैं, एक नई इंडस्ट्री, एक नया बिजनेस सेटअप करते हैं, जिससे कि क्या है, वो ट्राई करते हैं कि जो नया कंसेप्ट उनके माइंड में है वो कंसेप्ट वो रियलिटी के अंदर लेके आए। ठीक है, जैसे कि हमारे चैनल का नाम भी कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट है, इसी तरह से प्रमोटर्स भी अपने कंसेप्चुअलाइज को रियलिटी में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करता है, राइट। अब इतना समझ में आ गया कि प्रमोटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट लिखे हुए हैं, बुक के अंदर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। सो आप जितना हो सके ब्रीफली पढ़े, जितना हो सके छोटा पढ़े, नॉलेज ज़्यादा लें, राइट। अब इसके यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि फंक्शन ऑफ अ प्रमोटर। प्रमोटर के क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहली बात बताऊं तो फंक्शन का मतलब क्या होता है कि प्रमोटर क्या क्या काम कर सकता है एक कंपनी के अंदर, क्या क्या उसे काम करने चाहिए। ठीक है, उसकी काम के बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि प्लानिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी को बनाने के लिए वो प्लानिंग करते हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि प्लानिंग होने के बाद एक कंपनी फॉर्मेशन होती है ना। ठीक है, कंसीडरिंग द प्री स्टार्ट प्रॉब्लम। वो कहते हैं कि वो बिजनेस को स्टार्ट होने से पहले उसके अंदर आने वाली प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं, उसके अंदर आने वाली प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं। प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती है, प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस कहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हमारा कहाँ से आने वाला है, कितने प्राइस का आने वाला है, स्किल ऑफ मैन पावर, मैन पावर की कितनी स्किल, कौन सी कैसी लेवल की स्किल चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये भी डिपेंड करता है हमारी प्रॉब्लम, हमारे बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहते हैं कि आफ्टर बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस और प्रॉपर्टी देन मेकिंग एन एग्रीमेंट विद सेलर फॉर सच परचेज। ये कहते हैं कि हमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच लिया, बिजनेस शुरू कर लिया, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे पर्सन के साथ डील करनी पड़ेगी जो रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड करेगा। हमने प्लेस सेट कर लिया, उसके बाद हमने क्या करना पड़ेगा, बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस कर लिया है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा किसके साथ, सेलर के साथ, जो हमें सामान को प्रोवाइड करेगा। हम सामान परचेज करेंगे, वो सामान बेचेगा, इसके बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट होता है सेलर और परचेजर का। ठीक है भाई, हमें फिर क्या करना पड़ेगा, एक डायरेक्टर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्टिंग द फर्स्ट डायरेक्टर। डायरेक्टर भी कौन सिलेक्ट करता है, सबसे पहली बात बताती हूँ, एक प्रमोटर ही ऐसा पर्सन होता है जो सबसे पहले फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। तो प्रमोटर क्या करने वाला है, फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करने वाला है ऑफ द कंपनी एंड गेटिंग देयर कंसेंट टू एक्ट एज ए डायरेक्टर। उससे क्या है, क्या प्राप्त करने वाला है, कंसेंट प्राप्त करने वाला है, मतलब उसकी सहमति प्राप्त करने वाला है कि क्या आप एज ए डायरेक्टर इस कंपनी के अंदर काम करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। तो ये बात भी उससे पूछी जाएगी। ठीक है भाई, उसके बाद कहते हैं कि सिलेक्टिंग द नेम एंड डिफाइनिंग द कंपनी एक्टिविटी एंड इट्स कैपिटल। ये कहते हैं कि उसके होने के बाद कंपनी का नाम, कंपनी की एक्टिविटी मीन्स की क्या परफॉर्म करने वाली है, प्रक्रिया क्या करने वाली है उस कंपनी को बनाने के बाद, और कितनी कैपिटल की ज़रूरत है, वो क्या करना पड़ेगा, उसे सेटिंग करनी पड़ेगी, वो सभी चीज़ें से डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है भाई, छठे पॉइंट में कहते हैं कि सिलेक्टिंग द बैंकर सिग्नेचर टू द MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इससे नेक्स्ट चैप्टर है, उसके ऊपर वैसे मैं देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, मैंने नोट्स बनाने वैसे शुरू कर दिए हैं। लास्ट 2 पॉइंट रहता है, ये वाला पॉइंट रहता है मेरा लिखना, उसके बाद हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। MOA के ऊपर हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, लेसन 6 है, क्या होता है। उसे प्रमोटर को क्या करना पड़ेगा, एक बैंकर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो बैंक की जो भी लेन देन होंगे फाइनेंस के रिगार्डिंग, वो उसकी रिकॉर्ड क्या है बैंक के अंदर मतलब रिकॉर्ड होगी। MOA की ज़रूरत होने वाली है, टेक्निकल एक्सपर्ट अंडरराइटर्स की ज़रूरत होने वाली है, वो सभी क्या है, किसको अरेंज करने पड़ेंगे, एक प्रमोटर को अरेंज करने पड़ेंगे। ये इसके फंक्शन होंगे।
सेवन पॉइंट कहते हैं कि प्रिपरेशन द प्रोस्पेक्टस AOA MOA, ये दोनों क्या है, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है। ये लेसन नंबर 7 है, ये लेसन नंबर 6 है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जिसके अंदर कंपनी के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, या फिर हम जैसे मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, DU यूनिवर्सिटी, GJ यूनिवर्सिटी के बारे में अगर बात की जाए, उनके अंदर एडमिशन लेने से पहले उनका एक प्रोस्पेक्टस होता है, वो आप अगर रीड कर लेते हो कंपनी कॉलेज के, इंस्टीट्यूशन के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसी तरह से प्रोस्पेक्टस भी किसे छपवाना पड़ता है, प्रमोटर को छपवाना पड़ता है। उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, किसको, प्रमोटर को। ठीक है भाई। आगे कहते हैं कि बीइंग प्रेजेंट एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, ये कहते हैं कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी क्या है, करना पड़ेगा किस टाइम पे, जिस टाइम पे फॉर्मेशन हो चुका है। मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट विद द सेलर ऑफ द प्रॉपर्टी, अंडरराइटर, ब्रोकर एंड टेक्निकल एक्सपर्ट, ये पॉइंट बाहर से आ रहा है कि ये कहते हैं कि हमें किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हमें सेलर से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो कि क्या कर रहा है, हमें प्रॉपर्टी की बारे में बता रहा है, प्रॉपर्टी हमें सेल कर रहा है, या फिर सेलिंग परचेजिंग का सिस्टम चल रहा है, जिसके साथ अंडरराइटर के साथ, अंडरराइटर कौन होता है, वो पर्सन होता है जो हमारे बचे हुए शेयर्स को परचेज करता है, राइट। ब्रोकर्स को और टेक्निकल एक्सपर्ट, जो भी हमारे टेक्निकल इशू होंगे उसको वो सॉर्ट आउट करने वाले हैं। ठीक है भाई। 10th पॉइंट कहते हैं कि गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, ये कहते हैं कि इसके होने के बाद ये कहते हैं कि इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट रिसीव करना भी प्रमोटर का ही फंक्शन है। दैट मीन्स जो सर्टिफिकेट इशू करती है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, वो भी किसे कलेक्ट करना होगा, प्रमोटर को कलेक्ट करना होगा। इसके बाद 11 पॉइंट कहते हैं कि गेटिंग द कंपनी प्रोस्पेक्टस पब्लिश्ड एंड एडवर्टाइज्ड, ये कहते हैं कि हमें पहले तो क्या किया था कि डिफाइन करना कि क्या क्या प्रोस्पेक्टस के अंदर आने वाला है, उसके बाद क्या है, कलेक्ट करना, गेट करना कंपनी के प्रोस्पेक्टस को, और उसे पब्लिश भी करना होगा। कहाँ पब्लिश करना होगा, पब्लिक के अंदर पब्लिश करना होगा, न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, रेडियो के थ्रू, पब्लिक तक को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी कि हमने एक नई कंपनी बनाई है। ठीक है भाई। उसके बाद कहते हैं कि मीटिंग द इनिशियल एक्सपेंसेस, ये कहते हैं कि जो प्रमोटर होते हैं वो सबसे पहले जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं इनकॉर्पोरेशन से पहले जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, कंपनी एग्जिस्टेंस में आने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो कौन उठाएगा, हमारा प्रमोटर उठाएगा। ठीक है। 13 पॉइंट कहते हैं अरेंजिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल, अरेंज करना कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट को, दैट मीन्स कैपिटल कहाँ से आने वाले, सब्सक्रिप्शन कहाँ से होने वाला है, कैपिटल का कहाँ से, वैसे हमारा 3rd स्टेप है सब्सक्रिप्शन ऑफ अ कैपिटल, वहाँ पूरी तरह से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अरेंजिंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यही पॉइंट बार से हैं। इशू द शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करना। मेकिंग द प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द कंपनी ऑफिस, कंपनी के ऑफिस को पूरी तरह से इस तरह से अरेंज करना कि कोई भी आए सभी को क्या है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इजीली समझ में आ जाए, ज़्यादा टेक्निकल ना हो, राइट। क्योंकि प्रमोटर्स क्या होते हैं, वो तभी तक काम कर सकते हैं या फिर उससे आगे भी कर सकते हैं अगर उनकी इच्छा है तो, अदरवाइज लगभग जो प्रमोटर्स होते हैं वहीं तक काम करते हैं जहाँ कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट आ गया होगा समझ में। अब वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से शुरू होने वाला है। अभी मैं आपको इसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर रही थी कि प्रमोटर होता कौन है, कैसे काम करता है, क्या प्रक्रिया से गुजर के आता है। अब हम बात करने वाले हैं इसकी राइट्स, लायबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ अ प्रमोटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एक हमारा फंक्शन जो भी हमने किया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का कम्बिनेशन आता है एग्जाम के अंदर, फुल ऑफ 15, 16, 17, 18 जितना भी आपका यूनिवर्सिटी का पैटर्न रहता है। ठीक है, अब हम राइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। राइट्स की अगर बात की जाए तो राइट्स के सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि राइट टू गेट लेजिटिमेट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसे ये कहते हैं कि उसको अधिकार है विधि अनुकूल, मैंने इसलिए लिखा हो क्योंकि मुझे याद नहीं रहता लेजिटिमेट को प्योर हिंदी में क्या कहते हैं। तो विधि अनुकूल में इसकी पूरी जितना भी उसने खर्चा किया है ना, उसे वो रिसीव करने का अधिकार है। देखिए, दोज एक्सपेंसेस विच इज इनकर्ड बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ द एंटिटी, एंटिटी के एग्जिस्टेंस में आने से पहले जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उन एक्सपेंसेस को वो रिसीव करने के अधिकार होते हैं। ये कहते हैं कि कैन द प्रमोटर ऑफ अ कंपनी लीगली क्लेम द एक्सपेंसेस दैट हैव इनकर्ड इन द प्रमोशन। ये कहते क्वेश्चन ये उठ रहा है, अभी मैंने क्वेश्चन उठाया है, वैसे आपके माइंड में उठना चाहिए कि क्या प्रमोटर को लीगली
जो भी क्लेम कर सकता है, मतलब कंपनी के ऊपर क्लेम कर सकता है कि जो भी एक्सपेंसेस उसने इनकर्ड किए हैं ड्यूरिंग द प्रमोशन के टाइम, जो भी प्रमोशन के टाइम हमने प्रोसेस की है, उस प्रमोशन के टाइम जो भी एक्सपेंसेस जो है क्या प्रमोटर को वो मिलने चाहिए। अब उसका आंसर क्या कहता है, एज पर द लॉ प्रमोटर कैंट शू द कंपनी बिकॉज देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द company and the promoters and the directors of the company are not bound by the law to pay the expenses. It is depend upon the company decision. ये कहते हैं कि कंपनी बनने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, लेजिटिमेट प्रीमियरी एक्सपेंसेस जितने भी होंगे उसे रिसीव करने का वैसे कोई अधिकार नहीं है। बट अगर कंपनी ने उस प्रमोटर के साथ किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तब तो वो रिसीव कर सकता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में रिटर्न ही लिखा होगा। अगर नो कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है किसके बीच में, बिटवीन कंपनी एंड द प्रमोटर एंड द डायरेक्टर प्रमोटर एंड कंपनी के बीच में किसी भी तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि उसे किसी भी तरह का क्लेम मिलेगा, तो वो कंपनी क्या है, किसी भी तरह से बाउंड नहीं होगी लॉ के अकॉर्डिंग कि वो उसे एक्सपेंस पे करे। बट ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के डिसीजन के ऊपर कि कंपनी के बनने के बाद कि वो उसे पैसे देगी या नहीं देगी। क्लियर हुआ पॉइंट? बिल्कुल हुआ होगा, आई होप। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि राइट टू गेट प्रोपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम को पार्टनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉजिकल पॉइंट है। ये कहते हैं कि क्या प्रमोटर को राइट है कि वो प्रोपोर्शनेट होता है कि जैसे रेशियो, इक्वली रेशियो फ्रॉम अमाउंट फ्रॉम को पार्टनर्स, मतलब कि जितना एक्सपेंसेस आपने इनकर्ड किया, मीन्स कि उठाया है, जितना भी एक्सपेंसेस आपने कंपनी के प्रमोशन के दौरान आपने किया था उसके हिसाब से क्या है आपको रेम्यूनरेशन मिलना, आपको क्या है सैलरी रिसीव होना। क्या ऐसा है कुछ? यस, ऐसा होता है। कहते हैं कि जितना, जैसे कि अगर बाय द डिफ़ॉल्ट कोई ऐसा प्रमोटर है जो कंपनी के अंदर आगे प्रोसीड करना चाहता है, मतलब आगे बिजनेस करना चाहता है, उस कंपनी के अंदर आगे पार्टनरशिप, मतलब आगे मेंबर एज ए मेंबर उसके अंदर रहना चाहता है, तो उसकी बात की जा रही है। इफ़ एनी पर्सन इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर, अगर किसी पर्सन ने कोई एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड किया है, मतलब कि किया है एक्सपेंडिचर टूवर्ड कंपनी फॉर्मेशन, कंपनीज के बनने के लिए, देन ही इज एंटाइटल्ड टू प्रोपोर्शनेट रेम्बर्स्ड बाय द अदर पार्टनर, किसी अदर पार्टनर के अकॉर्डिंग उसे क्या है सैलरी मिल जाएगी। इज डिवाइडेड इनटू द इक्वल रेशियो, जैसे कि एक्सपेंसेस होगा सेम रेशियो में रेम्यूनरेशन उसे रिसीव हो जाएगा। बहुत ईजी पॉइंट था, बहुत ही अच्छा पॉइंट था। नेक्स्ट कहते हैं कि राइट टू गेट द रेम्यूनरेशन उसे रिसीव करने का अधिकार है। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है उसने जो काम किया है उसके रिगार्डिंग उसे क्या सैलरी मिलने वाली है। रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर इज अ कंसिडरेशन टू हिज सर्विस इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी में बी पेड इन अ कैश। ये कहते हैं कि रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है कि एक तरह के कंसिडरेशन होते हैं। कंसिडरेशन के बारे में आप शायद जानते होंगे, बिजनेस लॉ के अंदर आपका 7 चैप्टर है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? प्रतिफल। जो भी आपने काम किया है, जो भी क्या है आपने सर्विस दी है किसी को, उसके प्रति आपको क्या है कैश में या फिर इन काइंड में, विदाउट कैश में आपको कुछ मिलना, उसे बोलते हैं कंसिडरेशन। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि द रेम्यूनरेशन टू द प्रमोटर इज अ कंसिडरेशन ऑफ हिज सर्विस कैसे दी है, इन अ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी को बनवाने के लिए उसने सर्विस दी है, तो उसे रेम्यूनरेशन कैसे मिलेगा, मे बी पेड इन अ कैश में भी मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि वो आधा कैश में मिले, आधा विदाउट कैश मिले, इन शेयर्स या डिबेंचर्स के फॉर्म में, राइट। बट गेट द रेम्यूनरेशन ओनली व्हेन ही डू वर्क हार्ड टू फॉर्म एंड द रन अ कंपनी। रेम्यूनरेशन तभी मिलेगा जब उसने क्या है बहुत ही कठिन मेहनत की हो उन प्रमोटर्स ने कंपनी को बनाने के लिए और कंपनी को आगे तक प्रॉफिट दिलाने के लिए, ठीक है। ये कहते हैं कि ही डज नॉट हैव ए लीगल राइट, उसे किसी की भी तरह का लीगल राइट नहीं होता कि टू गेट द रेम्यूनरेशन टिल सच एज ही हैज़ मेड ए कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी टू रिसीव द रेम्यूनरेशन व्हेन कैन ओनली बी आफ्टर द कंपनी हैज़ कम टू द एग्जिस्टेंस। मीन्स ये कहते हैं कि वैसे कंपनी प्रमोटर्स का यही राइट होता है कि वो अपनी ईमानदारी से, ट्रस्ट के ऊपर, ऑनेस्टी के साथ कंपनी क्या किया जाए, फॉर्मेट किया जाए, कंपनी को बनाए वो, ठीक है। पैसे मिलना ना मिलना वो बात की बात है, ये डिपेंड करता है कंपनी के मेन जो ओनर होगा उसके बाद, क्योंकि कंपनी के अंदर क्या है काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं। वो क्या है कंपनी को बनाने के लिए उसने जो भी आइडिया था उसने एग्जीक्यूट किया, इकोनॉमी के लिए डेवलपमेंट की, किसी ने खुश होकर उसे अगर
कैश प्राइस या फिर नॉन कैश प्राइस दे दिया है तो बेटर है, अदरवाइज इसी तरह किसी भी तरह का रेमुनेशन या फिर किसी भी तरह का कैश प्राइस मिलने का कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ। ये कहते हैं कि नोट में मैंने लिखा हुआ है द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी मस्ट स्पेसिफाई द रेमुनेशन। जो प्रोस्पेक्टस होगा ना उससे भी पता लग जाएगा कि अगर प्रोस्पेक्टस या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर रिप्रेजेंट जो मेन प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के कि प्रमोटर को रेमुनेशन मिलेगा तो कंफर्म है। वही बात होगी ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको रेमुनेशन मिलेगा तो आप रेमुनेशन रिसीव करने के लिए लाइबल है, अदरवाइज कोई आपको क्या है, आप लीगली राइट नहीं कर सकते कि हाँ मुझे रेमुनेशन मिलना चाहिए। ठीक है। हाँ, लाइबिलिटी बहुत सारी है, एक्सपेंसेस मतलब कि एक किस्म से देखें ना कि बहुत ही प्रेशर है प्रमोटर के ऊपर। प्रमोटर के ऊपर प्रेशर इसलिए क्योंकि वो पहले भी अपना जो भी खर्चा होगा, इनिशियल खर्चा होगा, वो भी उसे खुद अपनी जेब से उठाना होगा। अगर उसने किसी भी तरह का धोखाधड़ी कर दी तो सारी लाइबिलिटी उसके ऊपर होगी। मतलब प्रॉफिट कुछ नहीं है उसको। ये है कि हाँ पॉजिटिव पॉइंट्स बस एक है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है कि लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रहा है अगर एक कोई कंपनी चल जाती है तो। ठीक है, तो यहाँ पे लायबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। लायबिलिटी ऑफ अ प्रमोटर, प्रमोटर की क्या लायबिलिटीज़ हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है लायबिलिटी ड्यू टू फिड्यूशरी रिलेशनशिप। फिड्यूशरी रिलेशनशिप क्या होता है, अंडर सेक्शन 26 के बारे में बात कर रहे हैं हम। ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये अंडर सेक्शन 26 के अंदर आता है। फिड्यूशरी रिलेशनशिप क्या होता है कि एक काल्पनिक, आपने सुना है जैसे कि एक इमेजनरी रिलेशनशिप होता है कंपनी और एक प्रमोटर, क्योंकि कंपनी इज अ नॉट नेचुरल पर्सन एंड मीन्स की आर्टिफिशियल पर्सन एंड प्रमोटर इज अ नेचुरल पर्सन। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द फिड्यूशियल रिलेशनशिप। इसलिए इसे कहा क्या गया है कि फिड्यूशियल काल्पनिक रिलेशनशिप होते हैं। और वो रिलेशनशिप किसके ऊपर बेस्ड होता है, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। ट्रस्ट का मीन्स क्या होता है, भरोसा, और कॉन्फिडेंस मीन्स कि आपके आत्मविश्वास की आपके अंदर ये है कि आप इस चीज़ को चला सकते हैं। तो ये कहते हैं कि इफ द प्रमोटर हैज़ मेड एनी सीक्रेट प्रॉफिट इन हिज कैपेसिटी एज अ प्रमोटर। यहाँ पे दो तरह की फ्रॉड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहते हैं कि अगर प्रमोटर कोई सीक्रेट प्रॉफिट करता है अपनी कैपेसिटी का यूज़ करके, मीन्स कि अपनी क्षमता, उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो कंपनी को भी प्रॉफिट दे रहा है, साथ में अपना प्रॉफिट भी अच्छा कर लेता है, तो क्या होगा, ही मस्ट बी रिटर्न दैट प्रॉफिट टू द कंपनी। उसे कंपनी को वापस क्या करना पड़ेगा, उस प्रॉफिट को देना पड़ेगा। ठीक है, ये इसकी लायबिलिटी है, क्योंकि लायबिलिटी के अंदर सबसे पहला रिलेशनशिप ही देखा जाएगा कि वो कंपनी के ट्रस्ट को, कंपनी के कॉन्फिडेंस जो उसके बीच में बना हुआ था उसको तोड़ तो नहीं रहा। नेक्स्ट कहते हैं कि इफ़ ही हैज़ मेड एनी सीक्रेट प्रॉफिट, वो बनाता है कोई सीक्रेट प्रॉफिट बाय सेलिंग हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू द कंपनी। ये कहते हैं कि देखो यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं कि एक प्रमोटर है, उसके पास क्या है 10 एकड़ ज़मीन है, किले बोलते हैं जिनको, उतनी ज़मीन है। ठीक है, उस ज़मीन के ऊपर क्या है, उसने आइडिया दिया कि ज़मीन पर अगर आप कंपनी बनाएंगे तो मार्केट एरिया भी बहुत अच्छा लगता है, तो आपको क्या है ज़्यादा सेल हो सकती है। और उसने क्या किया कि कम मार्केट रेट से ज़्यादा अपनी ज़मीन के रेट रख दिए। दैट मीन्स मान लो कि मार्केट के अंदर मार्केट जो प्राइस है उसका है 10 करोड़ रुपए, और उसने क्या रख दिया, उसने अपनी खुद की ज़मीन के उसी मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग देखकर उसने क्या कर दिया, 12 करोड़ रुपए उसकी ज़मीन का प्राइस रख दिया। तो 2 करोड़ क्या हुआ, एक उसने फ्रॉड किया है कि जितना होना चाहिए उससे 2 करोड़ रुपए ज़्यादा मांगे हैं। उसने सीक्रेट प्रॉफिट रखा है, कैसे, बाय सेलिंग, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को कंपनी को सेल किया थ्रू सीक्रेट प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो कंपनी रिजर्व द राइट टू रेपुडिएट ऑफ द रेक्टिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल। ये कहते हैं कि कंपनी उसे दोबारा से चेकआउट करेगी जो भी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है सेल का, और उसे रेक्टिफाई करेगी, जिसके कारण ये चेक किया जाएगा कि क्या उसने उस ट्रस्ट को ब्रीच तो नहीं किया, तोड़ा तो नहीं है। अगर तोड़ा है तो उसकी लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी, अगर उससे कोई लॉस होगा तो यहाँ पे रेपुडिएट लिखा हुआ है, तो इसका प्रॉपर मीनिंग क्या हुआ, द कंपनी कैन सू हिम फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कंपनी को ये राइट है कि अगर किसी भी तरह का ऐसा बात मिलती है कि उसने ट्रस्ट को तोड़ा है, तो कंपनी उसके ऊपर क्या कर सकती है, केस कर सकती है। ठीक है, तो दैट मीन्स सबसे पहला क्या है, लायबिलिटी ड्यू टू द फिड्यूशरी रिलेशनशिप। अगर फिड्यूशरी रिलेशनशिप उनका टूटता है कंपनी का, किसके प्रति, प्रमोटर के प्रति, वो ट्रस्ट के बेस पे ना करके अपनी पर्सनल प्रॉफिट अर्न करता है, तो क्या है,
उसके ऊपर केस भी हो सकता है, जितना नुकसान हुआ है, जितने अभी लॉस हुआ है वो उसे खुद बियर करना पड़ेगा, किसे, प्रमोटर को। ठीक है भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन अ प्रोस्पेक्टस। ध्यान से पढ़िए, लायबिलिटी किसके रिगार्डिंग है, प्रोस्पेक्टस के। प्रोस्पेक्टस कैसा, जिसके अंदर गलत इंफॉर्मेशन छपी हुई है, अंडर सेक्शन 34 के अंदर पढ़ रहे हैं। मीन्स कि किसी भी प्रोस्पेक्टस, क्या मैंने बताया कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है, जिसको कंपनी का प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लग जाए हाथ में, मीन्स कि वो डॉक्यूमेंट आ जाए। जैसे मेरे हाथ में ये है, मान लो कि ये प्रोस्पेक्टस है कंपनी का, अगर मेरे हाथ में ये लग जाए तो मेरा क्या होगा कि मुझे कंपनी के बारे में पूरी डिटेल होगी, डीपली डिटेल होगी, राइट। तो अगर क्या है, उस प्रोमोटर ने गलत इन्फॉर्मेशन छाप रखी है, फॉल्स एंड ट्रू और द डिपिक्टिव या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, कुछ भी है, मतलब सारा सब कुछ मतलब गलत, मतलब इनका मतलब क्या है सबका, कि गलत इन्फॉर्मेशन है, मेंशन कर रखी है किसके अंदर, प्रोस्पेक्टस के अंदर, तो क्या होगा, देन ऑल द लायबिलिटी इन इनकर्ड इन रिस्पेक्ट टू द प्रमोटर्स, जितनी भी लायबिलिटीज जनरेट होगी किसके अकॉर्डिंग, मान लो कि आप जो देख रहे हो बच्चे, उन्होंने देख किया कि कंपनी बहुत प्रॉफिट में चल रही है, वो सभी गलत दिखा रहा है कि 10 लाख की हमारी एसेट्स हैं, जस्ट ओनली 2 लाख की हमारी लायबिलिटी है, और हमारे डेटर्स भी 3-4 लाख के हैं, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। बट ऐसा कुछ नहीं है, इन सभी चीज़ों को देख के आपने क्या किया, इस कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लिया, बट कंपनी जस्ट इसके अपोजिट है, इतनी तो इनकी लायबिलिटीज़ है, इतनी इनकी एसेट्स है, तो क्या होगा, एज ए शेयर होल्डर को लॉस हो जाएगा, क्योंकि कंपनी खुद की ही लायबिलिटीज़ को राइट ऑफ नहीं कर पाएंगी, तो हमारे जो शेयर्स डिबेंचर्स परचेज हमने किए हो तो उनका पैसा कैसे लौटाएगी। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग प्रमोटर खुद लाइबल होगा, उन्हें उनके शेयर होल्डर की खुद पेमेंट करनी होगी, जो कंपनी के नाम पर ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, किसके कारण, प्रमोटर्स के कारण, क्योंकि उसने गलत इन्फॉर्मेशन छापी थी। ठीक है, तो ये कहते हैं कि एग्रीड पर्सन में शो द प्रमोटर फॉर कंपनसेशन फॉर द एनी लॉसेज और डैमेजेस सब्सटेन बाय हिम। ये कहते हैं कि प्रमोटर के कारण जो भी एग्री पर्सन है वो प्रमोटर के ऊपर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, किस लिए, सारा पैसा वापस और जितना भी लॉस हो उसे वापस रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लायबिलिटी बन गई है। उसके बाद ये लायबिलिटी आने वाली है, थर्ड लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी फॉर फ्रॉड, मिस इन्फ्लुएंस और ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी। ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो भी था हमारा कंपनी बनाई है, उसने कैसे बनाई है, फ्रॉड के बेस पे बनाई है। मीन्स कि उसने जितनी भी उसकी ड्यूटी बनती थी वो ड्यूटी उन्होंने बीच में ही तोड़ दी, बीच में ही छोड़ दी, जैसा भी मैटर रहता है, मतलब कि सारा काम प्रॉपर नहीं किया। तो इस तरह से लायबिलिटी क्या बनने वाली है, इफ द प्रमोटर हैज डू एनी फ्रॉड, अगर किसी प्रमोटर किसी भी तरह का फ्रॉड करता है, मतलब कि धोखा करता है कंपनी के साथ, एंड पॉसिबिलिटी टू ब्रीच ऑफ द ड्यूटी, वो ज़्यादा चांसेस ये भी है कि वो अपनी ड्यूटी के बीच में ही छोड़ के चले जाने वाला है। ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना किसी चीज़ को। देन कोर्ट में रेस्ट्रेन अ प्रमोटर फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी पीरियड ऑफ 5 ईयर अंडर सेक्शन 339 अप्लाई। समझ में आया। ये कहते हैं कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी प्रमोटर ऐसा कुछ करता है, कंपनी के साथ फ्रॉड करता है, मिसबिहेवियर करता है, या फिर अपनी जो ड्यूटी है उसको बीच में छोड़ के चला जाता है, तो कंपनी के दौरान उसके ऊपर केस चलेगा। कोर्ट उसे क्या ऑर्डर देगी कि आपकी जो राइट्स हैं उन्हें हम छीन लेते हैं, आप किसी भी तरह की कंपनी के अंदर एज ए प्रमोटर काम नहीं कर सकते फॉर द 5 ईयर तक। ठीक है, उसके ऊपर क्या है, पाबंदी लगा दी जाती है अप टू द 5 ईयर अंडर सेक्शन 339 के अकॉर्डिंग। क्लियर दिस पॉइंट। नेक्स्ट लायबिलिटी ये बनती है लायबिलिटी ऑन इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मीन्स कि अगर कोई प्रमोटर बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं, मीन्स कि कंपनी जनरेट कर ली है, उसने जैसे आइडिया दिया था जिसके कारण क्या है कंपनी को ज़्यादा लॉस हो गया, और उस लॉस को देखते हुए वो क्या है, उस कंपनी को छोड़ के भाग गया है, वो कहीं और विदेश में चला गया। उसने मतलब कि जैसे कि नीरव मोदी हमारे देश से भाग गया है, इसी तरह से वो मान लो कि प्रमोटर भी क्या है हमारे देश से भाग गया है। ठीक है, तो जितना भी लॉस होगा कंपनी को उसके आइडिया के बेस पर, तो क्या होगा, वो कहाँ से वसूल किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इफ द प्रमोटर बिकम इंसॉल्वेंट। अगर प्रमोटर इंसॉल्वेंट हो जाए, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो अपनी डेट को, मीन्स अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए कैपेबल नहीं है, जिसके कारण वो भाग जाता है। हिज प्रॉपर्टी शैल बी लाइबल फॉर हिज डेट ऑफ द कंपनी। उसकी खुद की प्रॉपर्टी जितनी भी होगी ना,
कंपनी की लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए सफिशिएंट है, राइट। दैट मीन्स उसकी प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया जाएगा, इसकी लायबिलिटी ये बनेगी। फिफ्थ पॉइंट लायबिलिटी का क्या है, लायबिलिटी ऑन द डेथ ऑफ अ प्रमोटर। प्रमोटर की अगर डेथ हो जाती है और उस दौरान अगर कोई लायबिलिटी बनती है उसके ऊपर, तो क्या होगा, तो जितने भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस प्रमोटर के बेस पर अब उसकी प्रॉपर्टी का कंपनी के प्रति क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, जिससे क्या है कंपनी के डेट क्या है रिकवरी हो सके। कहते हैं कि इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द प्रमोटर, प्रमोटर के डेथ के इवेंट पर, घटना पर, द कंपनी में रिकवर द डैमेज, कंपनी कहाँ से रिकवर करेगी, डैमेजेस और कंपनसेशन फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी कैसे आपको जैसे मिलने वाली है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर। लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है जैसे कि आपको भी पता होगा, जैसे उत्तराधिकारी बोलते हैं उसे प्योर हिंदी के अंदर, उत्तराधिकारी, ठीक है। जैसे कि आप दादा के बाद क्या होता है आपके पापा, पापा के बाद क्या होता है आपके भाई, उनके नाम होती जाती है ज़मीन, और जो भी अगर कोई केस चल रहा है जिसके कारण क्या है आपकी ज़मीन का उनके प्रति यूज़ किया जाता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा नेक्स्ट पर्सन बाय द नेक्स्ट पर्सन, ठीक है। लायबिलिटी ऑन वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, जब कंपनी बंद होती है तो क्या उसकी लायबिलिटी बनती है, वो बात करने वाले हैं। लायबिलिटी ऑफ अ वाइंडिंग अप मीन्स कि जब आप कोई भी कंपनी राउंड ऑफ होती है, मीन्स कि बंद होने वाली होती है, तब उसकी क्या लायबिलिटी बनेगी, एज अ बीइंग वाउंड ऑफ बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट के ऑर्डर के दौरान होती है तो। एंड द लिक्विडेटर रिपोर्ट फाउंड एनी फ्रॉड, ये कहते हैं कि जब कोर्ट के द्वारा होगी ना आपकी कंपनी कभी भी बंद, आपने लिक्विडेशन का पॉइंट पढ़ा होगा +2 के अंदर, कि जब भी कंपनी वाउंड अप होती है थ्रू द कोर्ट, तो क्या हो, एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, कंपनी को बंद करने की प्रोसेस को बोला जाता है, ठीक है। और कंपनी को बंद करने की प्रोसेस के लिए एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है जिसे हम बोलते हैं लिक्विडेटर। जैसे कि कंपनी को बनाने के लिए प्रमोशन बोला जाता है, प्रमोशन करने के लिए जो पर्सन होता है उसे प्रमोटर कहते हैं। इसी तरह से कंपनी को समापित करने के प्रोसेस को लिक्विडेशन बोलते हैं, और जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है लिक्विडेशन के लिए उसे लिक्विडेटर कहते हैं। अगर उस लिक्विडेटर पर्सन ने, इस लिक्विडेटर ने किसी भी तरह का फ्रॉड मिला कंपनी के अंदर कि इस तरह का फ्रॉड चल रहा है, इस कारण से कंपनी ने हमारे जो देश को है गलत सर्विस प्रोवाइड की है, और वो ऐसा कुछ पाता है तो इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिली, तो प्रमोटर जो होगा ना उसे पकड़ेंगे, क्योंकि जितने भी आइडियाज़ होंगे प्रमोटर के दिमाग से निकले हैं वो, समझे। क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि प्रमोशन एक प्रोसेस है और प्रमोटर उस प्रोसेस को एक्चुअल रियलिटी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कहते हैं कि लिक्विडेटर रिपोर्ट फाउंड एनी फ्रॉड इन द प्रमोशन, किसी भी प्रमोशन के टाइम किसी भी तरह का फ्रॉड पाते हैं तो, एंड फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, या फिर फॉर्मेशन के टाइम, तो क्या होगा, द प्रमोटर शैल बी लाइबल टू पब्लिक एग्जामिनेशन, पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए प्रमोटर खुद लाइबल होगा। क्लियर हुए पॉइंट। ये थी हमारी लायबिलिटीज़। अब हम बात करने वाले हैं ड्यूटीज़ के बारे में। ड्यूटीज़ ऑफ अ प्रमोटर, प्रमोटर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ होने वाली हैं। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब कि इसका फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा कि सबसे पहले कहते हैं कि टू डिस्क्लोज प्राइवेट अरेंजमेंट, जो भी उसने प्राइवेट अरेंजमेंट कर रखे हैं कंपनी को बनाते टाइम, जो भी मतलब उसने सीक्रेट रखा हुआ है कंपनी के रिगार्डिंग की, मतलब उसने कंपनी को बता नहीं रखा, वो क्या करना पड़ेगा, उसे डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, मतलब उसके बताने पड़ेंगे। डिस्क्लोज मतलब कि अपने बात को कंपनी के सामने रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले पॉइंट ये कहते हैं कि प्राइवेट अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि टू अर्न अ प्रॉफिट ही मस्ट डिस्क्लोज द सेम टू द कंपनी। ये कहते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट होता है, जो कि उसने क्या है सीक्रेटली रखा हुआ है, ठीक है, वो क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, किसके सामने, कंपनी के सामने। हमारा जो हेडलाइन के जो अंदर जो लिखा होता है वही हमारा क्या होता है, मेन आंसर होता है, उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि टू डिस्क्लोज सीक्रेट प्रॉफिट, सीक्रेट प्रॉफिट को डिस्क्लोज करना। प्राइवेट अरेंजमेंट का मतलब होता है कि जो भी अगर बाय द डिफॉल्ट, मान लो कि उसने क्या है कि 10 एम्प्लॉय रखे हुए हैं, कंपनी को बता रखे कि 10 एम्प्लॉय है, बट एक्चुअल में उसने रखे हुए हैं 15 एम्प्लॉय, 5 एम्प्लॉय किसी और काम के लिए रखे हुए हैं, तो इस चीज़ के बारे में भी उसे बताना पड़ेगा। अब सीक्रेट प्रॉफिट की बात अगर डिस्कस किया जाए कि ए प्रमोटर इज ए ड्यूटी बाउंड टू डिस्क्लोज एनी प्रॉफिट विच आर नॉट नो टू द कंपनी। ये कहते हैं कि प्रमोटर पूरी तरह से ड्यूटी बंद होता है, मतलब कि उसके ऊपर ये एक कहते हैं ना कि बाउंड्री सेट होती है कि आपको ये बताना ही पड़ेगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितने भी प्रॉफिट्स हैं कंपनी को जिसने वो नहीं बता रखे,
मीन्स जो प्रॉफिट जो कि कंपनी को नहीं पता वो उसे प्रॉफिट उसे कंपनी को बताने पड़ेंगे। टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ही डज नॉट मेक एनी प्रॉफिट, वो अपने खुद का प्रॉफिट सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बना सकता, एंड ही मस्ट गिव एन अकाउंट ऑफ द सेम टू द कंपनी। ये कहते हैं कि जो अकाउंट उसने प्रिपरेशन किए हैं, कितना खर्चा हुआ, कितना उसकी इनकम होने वाली है, उस चीज़ के बारे में जो भी अकाउंट प्रिपेयर किया है वो सेम एज इट इज़ उसे कंपनी के सामने रिप्रेजेंट करना होगा। कोई उसके अंदर विंडो ड्रेसिंग या फिर मिस स्टेटमेंट नहीं करनी है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब पता होगा आप सभी को, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि गलत शो दिखाना और एक्चुअल में वो चीज़ एक्चुअल में नहीं होती है। थर्ड पॉइंट कहते हैं कि टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट। मटेरियल फैक्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे फैक्ट, ऐसे तथ्य, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कंपनी के लिए, हमारे बिजनेस के लिए इन फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वो सभी उसे क्या करने पड़ेंगे, डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। अब इसके अंदर पढ़ते हैं कि कहते हैं कि ऑल द फैक्ट्स एंड मटेरियल फैक्ट्स, सारे के सारे फैक्ट्स या फिर रहे मटेरियल फैक्ट्स आर प्रॉपरली डिस्क्लोज बिकॉज ही इज बाउंड बाय लॉ। ये कहते हैं कि ये कानून के द्वारा बंधा हुआ है कि ही कांट सेल एनी प्रॉपर्टी टू द कंपनी विदाउट सच डिस्क्लोज। वो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता टूवर्ड्स द कंपनी जब तक वो पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं कर देता, क्योंकि डिस्क्लोज करना ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इसकी ड्यूटी है कि वो प्रॉपरली बताए सभी फैक्ट को। फोर्थ पॉइंट कहते हैं कि टू डिस्क्लोज द प्रॉफिट विच ही हैज़ अर्न एज अ ट्रस्टी। ये कहते हैं कि उस प्रॉफिट को भी बताना होगा जो कि उसने किस तरह से अर्न किया है एज ए ट्रस्टी। ट्रस्टी का मतलब समझते हैं, क्योंकि अब मैंने इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, सो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि ट्रस्ट के ऊपर जो भी उसने अर्न किया होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी की बात की जा रही है, तो कंपनी के साथ जब हम प्रमोशन का पॉइंट जब हमने किया है तो उसमें मैंने बताया कि प्रमोशन के टाइम उसके क्या है, रिलेशनशिप क्रिएट होता है प्रमोटर और कंपनी का। तो क्या है, प्रमोटर और कंपनी के बीच में कैसा रिलेशनशिप बेस्ड, किस बेस पे रिलेशनशिप बनता है, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के ऊपर। ट्रस्ट ये बनता है कि ये जो प्रमोटर है ये क्या है, हमें धोखा नहीं देगा, हमें आगे तक लेके जाएगा, जितने भी मटेरियल फैक्ट्स होंगे, जितनी भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जितना भी मतलब बातें होंगी वो आपको प्रॉपरली बताएगा, प्रॉफिट लॉस प्रॉपर बताएगा, किसमें फ़ायदा किसमें नुकसान है वो सारा सब कुछ बताएगा। और कॉन्फिडेंस की अगर बात की जाए, हमें यह भी विश्वास होता है कि जो प्रमोटर है हमारा वो हमारी कंपनी को आगे तक लेके जाएगा, हमें जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसके ऊपर काम करेंगे और थ्रेट को कम करने की कोशिश करेंगे। स्वैट आपने पढ़ा होगा, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। इन सभी से क्या करता है, वो उभर कर एक नई टेक्निक लेके आता है जिससे कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। फिफ्थ पॉइंट कहते हैं कि टू शो गुडविल टूवर्ड फ्यूचर शेयर होल्डर। ये कहते हैं कि शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी ये ड्यूटी बनती है, किसकी, प्रमोटर की, कि वो प्रॉपरली बताए कि कंपनी की गुडविल एक्चुअल में है क्या। गलत गुडविल तो नहीं दिखा रहे, गुडविल मीन्स कि आपकी रेपुटेशन कैसी है, आपकी कंपनी की रेपुटेशन कैसी है, जिसके अंदर शेयर होल्डर क्या है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे कहते हैं कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रमोटर टू गुडविल टू द फ्यूचर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ये ड्यूटी बनती है कि वो प्रॉपरली उन्हें शो करें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊँ कि मैंने पीछे भी बताया था कि यहाँ पे मैंने एसेट्स और लाइबिलिटी का बताया था, ये एक्चुअल में जो शो होनी चाहिए, क्या एक्चुअल में इसकी इतनी एसेट्स है या फिर इतनी इसकी लाइबिलिटी है, जो एक्चुअल का रिजल्ट है वो आपको क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, ठीक है। इसी के बेस पर क्या है, कंपनी प्रोस्पेक्टस के बेस पे ही क्या करती है, शेयर होल्डर अपने शेयर होल्डर्स को इन्वेस्ट करने के लिए बोलती है, और शेयर होल्डर भी पूरी ट्रस्ट के उस प्रोस्पेक्टस के बेस पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो प्रमोटर की ये ड्यूटी बनती है कि वो कंपनी की गुडविल को अच्छी तरह से शो करें। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप जो मैंने बताया था इसकी स्टेजेस के अंदर मैंने बताया था कि इसके यहाँ पे कि प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के ऊपर क्या है 15 नंबर में क्वेश्चन आता है, जैसा भी यूनिवर्सिटी का पैटर्न रहता है, ठीक है। इन 15 का है, 20 का है, 25 का है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग पैटर्न है। हमने ये कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर जो प्रमोटर है, प्रमोटर की राइट, ड्यूटी, लायबिलिटी एंड फंक्शन, ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 नंबर में भी आ सकते हैं और 15 नंबर में भी 100% आते हैं, राइट। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इसके बाद हमारा चैप्टर बिल्कुल 10 से 15 मिनट का रहता है, उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड स्टेप क्या था कि फ्लोटेशन और इनकॉर्पोरेशन,
रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी को मतलब एक फॉर्मेट दे दिया, ढांचा दे दिया कि हाँ इस तरह की होनी चाहिए, ऐसा इसके अंदर सिस्टम होना चाहिए, यहाँ बननी चाहिए, मतलब एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया आपने। पहले प्लान था, प्लान को थोड़ा स्ट्रक्चर दिया, स्ट्रक्चर देने के बाद क्या करना है, इसका इनकॉर्पोरेशन करना है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब मैंने बताया हुआ है, वैसे मैं रिपीट कर देती हूँ। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपने आप को मीन्स कि आपकी कंपनी को किसी एक्ट के अंदर लेके आते हैं, उस टाइम वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कहलाएगी, रजिस्टर्ड कहलाएगी। दैट मीन्स एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आप कॉलेज के अंदर जब जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और वेरिफिकेशन करने के बाद जब आपका नाम हर टीचर के रजिस्टर के अंदर आपका नाम लिखा होता है, दैट मीन्स आपका एडमिशन कंफर्म है। आप डेली अटेंडेंस सभी टीचर्स को अलग अलग देते हैं, राइट। रजिस्टर है ना टीचर का। इसी तरह से कंपनी का भी रजिस्टर होता है। रजिस्टर कहाँ होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर होता है। रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर कंपनी का नाम, पता और कहाँ कितने मेंबर है, कैसी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, ये सारी बातें लिखी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि कंपनी फॉर्मेशन इज डन बाय गेटिंग द कंपनी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी। ये कहते हैं कि कंपनी का फॉर्मेशन कैसे डन होता है, कैसे, बाय गेटिंग द कंपनी रजिस्ट्रार विद द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी। रजिस्टर्ड करना पड़ेगा आपको कहाँ पर, रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी के अंदर। गुड। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि स्पेसिफाई फी फॉर रजिस्ट्रेशन इज पेड। ये कहते हैं जैसे आपको एडमिशन लेने के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं फॉर योर फीस के लिए, एज ए फीस मानी जाती है, इसी तरह से रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको एक स्पेसिफाइड अमाउंट फीस उन्हें देनी पड़ेगी। किसको, रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी के अंदर जो मेंबर बैठे हुए हैं उनको। फिर कहते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी। आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपने प्रोसेस कंप्लीट कर दी है, देन आप उस अपनी कंपनी को स्टार्टअप कर सकते हैं। ये कहते हैं कि आफ्टर द प्रमोशन ऑल द इंफॉर्मेशन सेंड टू द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी विद इन 30 डेज। इन प्रमोशन होने के बाद, दैट मीन्स आपने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, उसके स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद क्या होगा, 30 डेज के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि किस मोटिव से बना रहे हो, क्या मोटिव रहने वाला है, कब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला है, किस किस मेंबर से डील करने वाले हो, कितने शेयर होल्डर्स हैं, कौन सी कंपनी है, प्राइवेट है या पब्लिक है, ये सारे इसके अंदर होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, 2 पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट के बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश, ठीक है। ये कहते हैं कि प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कभी आप सोचो कि मैंने पहले इंपॉर्टेंट बोले हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट 4 नंबर के अंदर, ये 15 नंबर में नहीं कहूँगी, जो एक्चुअल में वही बताने वाले हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ का मतलब क्या हुआ, एक्टिविटीज़ तो क्या होगी, गतिविधियाँ, और प्रीलिमिनरी का मतलब क्या हो गया कि ऐसे गतिविधियाँ जो आप कंपनी के सेटअप होने से पहले करते हैं, राइट। सेटअप होने से पहले, जैसे कि मैं आपसे लेके चलती हूँ, आपने कॉलेज के अंदर एडमिशन कराना था, तो डॉक्यूमेंट की जीरोक्स कॉपी चाहिए होती है। तो क्या होगा, आप साइबर कैफ़े वाले के पास जाएंगे और जीरोक्स कॉपी करवा के लेके आएंगे। देन आपने ये प्रिपरेशन की है, वो आपका पहला एक्सपेंस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हुआ ना। आप घर से क्या है, साइबर कैफ़े के पास आए, वो आप अपने घर से कहाँ है, साइबर कैफ़े के पास। साइबर कैफ़े ने फ़ोटो स्टेट की, देन आई होप मान लो कि ₹50 आपके फ़ोटो स्टेट या फिर हम जीरोक्स बोलते हैं, उतने पैसे लग गए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपने कॉलेज में जा रहे हो, साथ में ऑटो का भी खर्चा हो रहा है, मान लो कि आपने 100 रुपये खर्चा कर दिया है, ठीक है, कॉलेज तक पहुँचते। देन क्या होगा कि फिर आपको एडमिशन फ़ीस देनी पड़ेगी, फिर आपका इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट होगा। यहाँ से तो क्या होगा, कंपनी आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हुई है, बट इससे पहले जो आपको खर्चा हुआ है, ये कहेंगे हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट। तो यहाँ पे कहते हैं फर्स्ट पॉइंट, टू डिसाइड वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी लोकेटेड। ये कहते हैं कि कहाँ पर आपका कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा जहाँ आप कंपनी को लोकेट करना चाहते हैं। तो ये भी डिसाइड कौन करने वाला है, प्रमोटर करने वाला है। मीन्स कि आपका ऑफिस कहाँ होगा, हेडक्वार्टर कहाँ होगा, कहाँ डील की जाने वाली है, कहाँ डायरेक्टर्स को बुलाया जाएगा, कहाँ जनरल मीटिंग होगी, मतलब ये सारी चीज़ें क्या है आपको प्रॉपरली मेंशन करके एक एप्लीकेशन में लिखना है, एंड देन फिर आपको कहाँ सेंड करना है, रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी के पास। तो यहाँ कहते हैं डिसाइड बाय द प्रमोटर, प्रमोटर के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है विच स्टेट हेड क्वार्टर ऑफ अ कंपनी, कौन सा स्टेट हमारा क्या है, हेड क्वार्टर होगा, वेयर इज योर हेड ऑफिस, कहाँ पर आपका हेड ऑफिस होने वाला है कंपनी का। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम क्या रहने वाला है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत ही मज़ेदार भी पॉइंट है। अगर आप इसको समझते हैं तो आई होप
आपका इंटरेस्ट बनेगा कंपनी लॉ के अंदर। ये कहते हैं कि कंपनी का नाम कैसे डिसाइड किया जाता है, तो ये कहते हैं कंपनी नेम इज़ यूनिक। आपका कंपनी का नाम यूनिक होना चाहिए, किसी से सिमिलर नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये पॉइंट आ गया समझ में, दैट मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो हमारा फर्स्ट क्लास है, नेम क्लास, वो आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा इन द नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये कहते हैं कि कंपनी का जो नाम है वो कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, एक अलग हटके होना चाहिए कि जिससे नाम लेते ही आपको कस्टमर आपकी कंपनी को जान जाए। ठीक है भाई। सेकंड कहते हैं कि कंपनी नेम शुड नॉट बी सिमिलर टू दैट ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी से मिलता जुलता जो नाम नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं बेकरी का एग्जांपल लेने चाहूँगी, जैसे कि कृष्णा बेकरी है, ठीक है, पहले ऑलरेडी सेटअप है, कृष्णा बेकरी है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी कंपनी भी एक बेकरी की बने, मुझे भी श्री कृष्ण भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं क्या कहूँगी कि मैंने भी कृष्ण बेकरी रख ली। बट दोनों कंपनियां एक दूसरे से बहुत सिमिलर होगी, और मैं कहती हूँ कि चलो मैं इसको अलग करने के लिए न्यू कृष्णा बेकरी लगा देती हूँ। बट कस्टमर के माइंड के अंदर कन्फ्यूज़न रहेगा, और आपकी जो आइडेंटिटी है, मीन्स कि आपका जो स्टेटस है, वो आप अच्छी तरह से शो नहीं कर पाओगे जो एक्चुअल में होना चाहिए। तो दैट्स वाई कि आपकी कंपनी का नाम कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। क्लियर दिस पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट पे पहुँचते हुए हैं, उसके हिसाब से क्या एज पर द डायरेक्टिव। थर्ड पॉइंट कहते हैं कि कंपनी नेम शुड बी अप्रोप्रिएट एज पर द डायरेक्टिविटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कहते हैं कि सेंट्रल कंपनी का नाम किस हिसाब से होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी बता रखा है कि ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्टेड कर रखा हो, मतलब कि उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, आप उसका नाम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है भाई। यूज़ लिमिटेड वर्ड एट द नेम ऑफ द कंपनी। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड वर्ड लगाना है, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लगाना है। ये आपका हो गया कैसे हम डिसाइड करें कि कंपनी का नाम क्या होगा। फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट। ये क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, ये प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ है। प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ दो आपको सबसे पहले करनी होती है, वो बता रही हूँ। देखिए आपकी यहाँ पे बुक के अंदर भी है कि फ्लोटेशन और इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी के अंदर प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ हैं। इसके हमारे 5 पॉइंट है। देन डॉक्यूमेंट वाले हैं, डॉक्यूमेंट की प्रोसेस क्या रहने वाली है। यहाँ के बाद हम सीधा ये वाला पॉइंट करने वाले हैं, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, क्योंकि बीच में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। यहाँ पर आ गया समझ में कैसे हम कंपनी का नाम डिसाइड करेंगे। देन उसके बाद क्या कहते हैं कि टू मेक द अपॉइंटमेंट, हमें किसकी अपॉइंटमेंट करनी है कि कंपनी तो चला ली है, कंपनी शुरू भी कर रहे हैं, तो अपॉइंटमेंट किसकी करेंगे, मेंबर्स की करेंगे। और मेंबर्स डिफरेंट होते हैं, वो कंपनी के लिए अलग अलग रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर राइटर। अंडर राइटर वो पर्सन होता है जो आपके बचे हुए शेयर्स को परचेज करता है। ब्रोकर कौन होता है, एज ए ब्रोकर वो आपका इजीली काम कर देता है किसी पर बिग डीलिंग पर्सन से मिलकर। वो अगर आपका कोई मीटिंग है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है और वो ब्रोकर पॉलिटिकल पार्टी का एक मेंबर ही है, तो आपका काम आसान कर देगा। ब्रोकर का मतलब ये होता है। ठीक है। बैंकर्स क्या होंगे, जो कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और जो आपकी लेन देन जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको क्या है प्रॉपरली मेंटेन करेगा। सोशलिस्टरी ये भी एक मेंबर होता है जो कंपनी को इस तरह से देखेगा कि इस तरह से मेंबर एज ए कि कंपनी की भले के लिए या फिर लोगों के भले के लिए वो क्या है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है। ऑडिटर्स क्या होते हैं, वो पर्सन होते हैं जो अपने अकाउंट्स जो कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट्स को क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं, उसे बोला जाता है ऑडिटर। ठीक है भाई। सिग्नेचरी ऑन अ मेमोरेंडम, सिग्नेचरी ऑफ अ मेमोरेंडम मतलब कि जो भी कंपनी के अंदर अपॉइंट किए गए हैं ना, उन सबका क्या है सिग्नेचर होने वाला है मेमोरेंडम पर। वो भी क्या है डिफरेंट हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हो सकता है और हमारे डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, CEO भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट पर्सन होते हैं। तो हमने अपॉइंटमेंट कर लिए बंदों की। ठीक है भाई। फिर उसमें कहते हैं टू गेट द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है, कंपनी जैसे हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन से हैं, +2 क्लास की DMC होती है जब हम ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन लेते हैं, 10th की होती है, और अपना कास्ट सर्टिफिकेट होता है, और क्या होता है आधार कार्ड होता है, एंड अगर आपके पास पैन कार्ड है पैन कार्ड होता है, और अगर पासपोर्ट है पासपोर्ट साइज होता है। सब कुछ ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कंपनी के लिए भी तो इंपॉर्टेंट होगा ना। तो कंपनी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये हमारा नेक्स्ट 2 चैप्टर इन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि टू सेंड द एप्लीकेशन टू द रजिस्टर। ये सभी होने के बाद सबसे पहले हमने क्या किया कि कंपनी की लोकेशन क्या होने वाली है, उसके बाद हमने क्या किया, कंपनी का नाम सेटअप किया है, उसके बाद हमने मेंबर्स को अपॉइंट किया, उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट देखे हैं, और उसके बाद क्या है, ये सारे की सारी चीज़ें एप्लीकेशन के साथ हमें रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी के पास सेंड करनी होगी विद इन 30 डेज। ये कहते हैं कि आफ्टर कंप्लीट द अबोव मेंशन फॉर्मेलिटीज़, ये जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी, जितनी अभी मैंने गिनवाई है चारों, ये क्या है, प्रमोटर को मेक एन एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी, कंपनी के पास कंपनी की जो एप्लीकेशन है उसके साथ ये फॉर्मेलिटी सारी कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है भाई। ऑफ द स्टेट इन विच द कंपनी इज टू बी स्टैब्लिश्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, जिस स्टेट के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड होने वाली है, जिस स्टेट के अंदर वो लोकेट होने वाली है, उस स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर उसे ये सारी चीज़ें भेजनी पड़ेगी। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सेकंड पॉइंट कहते हैं कि डॉक्यूमेंट टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार। डॉक्यूमेंट टू फिल्ड विद रजिस्ट्रार मीन्स कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर सबमिट करने पड़ेंगे। वैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊँगी, अदरवाइज क्या है, इसके ऊपर पूरा नेक्स्ट चैप्टर है और उसके अंदर ही पूरा अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे। बस यहाँ समझ लीजिए एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और कंपनी इस डॉक्यूमेंट के बिना इनकॉर्पोरेटेड की स्टेज के अंदर नहीं आ सकती। फॉर्मेशन तो हो सकता है, दैट मीन्स उसको स्ट्रक्चर तो तैयार कर सकते हैं, बट रजिस्टर्ड नहीं होगी इस डॉक्यूमेंट के बिना। तो नो कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट द MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कहते हैं कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये पूरी तरह से ये बताते हैं कि कंपनी की क्या राइट्स है, क्या राइट मीन्स कि क्या इसके अधिकार हैं, क्या इसकी जिम्मेदारी है, क्या इसके कर्तव्य बनेंगे और किस बाउंड्री में रहकर इसे काम करना है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमें यही बताता है कि इट्स डिफाइन कंपनी लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ये कंपनी की राइट्स और ऑब्लिगेशन को कंप्लीटली डिफाइन करता है। दैट्स डॉक्यूमेंट इज नोन एज अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है भाई। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर ही ये कहते हैं कि इट डिफाइन बेसिक ऑब्जेक्टिव फॉर विच द कंपनी इज अलाउड टू बी इनकॉर्पोरेटेड। ये कहते हैं कि ये भी बताते हैं, ये ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि किस लिए कंपनी बनी थी, क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा था जिसके कारण ये इनकॉर्पोरेटेड हो रही है, ये रिप्रेजेंट बताता रहता है। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जैसे कि और इसके राइट और ऑब्लिगेशन के अंदर क्या इंक्लूड होता है। इसका एग्जांपल लिया मैंने। ऑब्लिगेशन में समझते हैं कि जिम्मेदारी क्या है। एक पब्लिक कंपनी की बात की जाए और एक प्राइवेट कंपनी की, नहीं, यह दोनों है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिक्स किए हुए हैं मैंने, प्राइवेट एंड पब्लिक। ये कहते हैं कि मेंबर पब्लिक के अंदर कितने होते हैं, मिनिमम मेंबर 7 होते हैं, और पब्लिक के अंदर मिनिमम मेंबर कितने होते हैं, 2 मेंबर होते हैं। और मैक्सिमम की बात की जाए तो पब्लिक कंपनी के अंदर मैक्सिमम मेंबर की कोई लिमिट नहीं होती, बट प्राइवेट कंपनी की मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं, 200 होते हैं। ये प्रॉपरली डिस्क्राइब है। अगर आप इस लिमिट से क्या है क्रॉस कर देते हो, मतलब किसी बाउंड्री से बाहर निकल जाते हो, मान लो कि आपकी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के अंदर आपने क्या है 200 तो ठीक रखे हुए हैं, बट मैक्सिमम के अंदर 200 से कितना हो गया आपका 400 कर लिया अपने मेंबर। तो क्या एक आपने क्या है अपनी ऑब्लिगेशंस को, अपनी जिम्मेदारी को आपने पूरी तरह से नहीं निभाया है। तो यही बात आपको टाइम टू टाइम याद दिलवाने के लिए मेमोरेंडम बहुत ज़रूरी है। ये कहते हैं कि सम पर्सन साइन ऑन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दैट्स वाई ईच सिग्नेचरी मस्ट गिव एड्रेस, ऑक्यूपेशंस, नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब बाय हिम। ये कहते हैं कि जो भी पर्सन उस मेमोरेंडम एक तरह से एक डॉक्यूमेंट होता है, एक सर्टिफिकेट होता है, जिसके ऊपर सभी जिन व्यक्तियों के साइन होंगे ना, मीन्स कि वो उस कंपनी के रूल रेगुलेशन, टर्म कंडीशंस, प्रोविजन से सभी तरह से पूरी तरह से वाकिफ़ है, मीन्स कि वो जानते हैं। तो उन मेंबर्स के सिग्नेचर होंगे, सिग्नेचर के साथ उन मेंबर्स का क्या लिया जाएगा, एड्रेस लिया जाएगा और उस कंपनी में किस ऑक्यूपेशन पे वो काम कर रहे हैं, एंड देन कितने शेयर्स उन्होंने सब्सक्राइब कर रखे हैं, मीन्स कि कितने शेयर उन्होंने कंपनी के ले रखे हैं। ठीक है भाई। अब उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये भी एक डॉक्यूमेंट है, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट के अंदर ही आता है, सेकंड प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है। ये कहते हैं कि इट डिफाइन द रूल दैट विल बी गवर्न द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी इन द अटेनमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। ये कहते हैं कि यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव्स की बाउंड्रीज बताते हैं, बट यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से रूल और रेगुलेशन बनाए हुए, मीन्स कि आपने आपका उद्देश्य तो यहाँ सेट कर दिया, बट उद्देश्य तक पहुँचने के लिए क्या आपको रास्ता अपनाना पड़ेगा, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा हुआ है। क्लियर दिस पॉइंट।
ठीक है भाई। फिर कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी, आपको किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होगी, आपके हेड ऑफिस के बारे में। हेड ऑफिस मीन जो आपने प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ के अंदर डिसाइड किया था, हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट था, आई होप सेकंड, यस, हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि डिसाइड करना कि हमारी कंपनी कहाँ पर लोकेट करेगी। तो ये कहते हैं कि एड्रेस एंड द लोकेशन ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी के अंदर ये बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस की लोकेशन और एड्रेस क्या है। ठीक है भाई। और कितने दिन तक, 30 विदिन 30 डेज, 30 डेज के अंदर आपको क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके भाई। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि लिस्ट ऑफ अ डायरेक्टर, आपकी कंपनी के अंदर डायरेक्टर की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं। तो लिस्ट के अंदर कौन कौन आएगा, डायरेक्टर लिस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अगर मान लो कि एक प्राइवेट कंपनी है तो उसके अंदर केवल दो मेंबर्स एज ए डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं, और पब्लिक कंपनी है तो 3 मेंबर एज ए डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं। ये सभी को पता है, क्योंकि मैंने जब डिफरेंस करवाया था प्राइवेट कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी के अंदर, वो पूरी तरह से 15 नंबर के अंदर फुल फ्लैश मैंने बताया था किस तरह से उसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है। और इन नोट्स की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और वहाँ से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, लिस्ट ऑफ ए डायरेक्टर की कैसे क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं कि डायरेक्टर का नाम, सरनेम, फैमिली की नेम, इसकी फैमिली के अंदर कितने मेंबर्स हैं उनका सभी का नाम, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, रेजिडेंशियल एड्रेस, रेजिडेंशियल क्या एड्रेस है, मतलब कि एक्चुअल में अब फिलहाल कहाँ रह रहा है, उसकी नेशनलिटी मीन्स कि वो इंडियन है या फिर फॉरनर है, जो उनसे भी कंट्री से बिलोंग करता है, वो नेशनलिटी बतानी पड़ेगी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, उसे प्रूफ देना पड़ेगा कि आपकी आइडेंटिफिकेशन ये एक्चुअल में है या नहीं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन के अंदर आपका आधार कार्ड भी लग सकता है, पैन कार्ड भी लग सकता है, एंड देन पासपोर्ट भी लग सकता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके 5th पॉइंट के बारे में। सबसे पहले क्या था, मेमोरेंडम, फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देन फिर आपको हेड ऑफिस के बारे में इंफॉर्मेशन थी, एंड देन लिस्ट ऑफ अ डायरेक्टर। एक स्टोरी की तरह लर्न करना है। ठीक है। डायरेक्टर की लिस्ट हो गई है, डायरेक्टर की लिस्ट तो हमने इकट्ठा कर ली। ठीक है। उसको लिस्ट का होने के बाद उनकी सहमति भी तो होनी चाहिए कि हाँ तुम असली में हमारे कंपनी में काम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, या फिर तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती हो रही है। ये उनसे रिटर्न कंसेंट लिया जाता है, मीन्स की रिटर्न सहमति ली जाती है। कंसेंट का मतलब ये होता है। ए रिटर्न स्टेटमेंट मस्ट बी साइन बाय द ईच डायरेक्टर हु एग्री टू वर्क इन दैट कैपेसिटी। ये कहते हैं कि जो भी डायरेक्टर हमारी कंपनी के अंदर एज ए काम करना चाहता है, एज ए मेंबर, उनसे क्या लेना पड़ेगा, एक रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा, उनसे रिटर्न सहमति लेनी पड़ेगी कि हाँ कि आप एग्री हैं कि आप हमारी कंपनी के अंदर इस कैपेसिटी से काम करने वाले हैं। क्लियर दिस पॉइंट। बाद हमारा छठा पॉइंट क्या आता है कि हमें स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन का मतलब कि हमें वैधानिक घोषणा करनी पड़ेगी कि हाँ हम सभी मीन्स की कंपनी के अंदर जितने मेंबर हैं वे सभी खुश हैं कि इस कंपनी को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। तो इस तरह की डिक्लेरेशन को हमें कंप्लीट करके कहाँ भेजनी होगी, रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर, रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर, जो कि कंपनी का होता है। फिर उसके बाद क्या रहेगा, हमारी पेमेंट रहेगी, पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस कि कौन कितनी, मतलब जितनी भी फीस होगी ना उस डॉक्यूमेंट के लिए, जो भी हमें ये कहते हैं कि फीस इज डिपॉजिट अलोंग विद अफोरसेट डॉक्यूमेंट, जितने भी ऊपर डॉक्यूमेंट कहे हैं। ठीक है। जितना भी ऊपर हमने अभी प्रोसेस की है, मेमोरेंडम पढ़ा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ा है, देन फिर हमने क्या किया है, उसके बाद हमने क्या है, इन्फॉर्मेशन हेड ऑफिस की बात की कि कहाँ हेड ऑफिस होगा, ये बात आना, और फिर क्या है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, देन फिर हमें रिटर्न कंसेंट लेना डायरेक्टर्स की है, देन फिर हमारी स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन करना, एंड देन फिर उसके बाद हमारी पेमेंट होगी। ये हो जाएगा हमारा इनकॉर्पोरेशन का पॉइंट खत्म। क्लियर। थर्ड स्टेप हमारा क्या था कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन की अगर बात की जाए तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन के अंदर मैं एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगी आपको। अपने वैसे +2 क्लास के अंदर कर रखा है कि शेयर्स के 3 चैप्टर्स से शेयर्स को पहले इशू करना, फिर उसे क्या है शेयर एप्लीकेशन करना, शेयर अलॉटमेंट करना, देन फर्स्ट कॉल एंड देन सेकंड कॉल, यही होता है। तन ये कहते हैं कि ये कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। किस लिए कि जो पब्लिक है वो कंपनी के अंदर क्या करे, अपने पैसे को इन्वेस्ट करे, किसको देकर, प्रोस्पेक्टस को देकर कि कंपनी का एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, कैसी उसकी गुडविल है, क्या वो अच्छी चल रही है नहीं चल रही, क्या वो हमारे जो पैसे हैं वो लौटा पाएगी या नहीं लौटा पाएगी, उसको कैसे पता लगाएंगे, थ्रू द प्रोस्पेक्टस। सो इसलिए पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू जरूर करना होता है, क्योंकि उसे जितना भी पैसा होता है वो कहाँ से लेना होता है, हमारी
जनरल पब्लिक से। तो ठीक है, ये सारे पर्सन ऐसे हैं जो कंपनी के अंदर क्या है अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट इन इट्स शेयर्स, शेयर्स के रूप में उन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया है। दैट्स अमाउंट क्या कहेंगे, कैपिटल उन्होंने कहाँ से अरेंज की है, पब्लिक से। बट पब्लिक से कैपिटल अरेंज करना बस इतना ये नहीं होता, बट उसमें के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कहते हैं इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। यहाँ अभी मैंने थ्योरी के पॉइंट ऑफ से लिखा है, ये कहते हैं इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये कहते हैं कि फ्रॉम फॉर गिविंग द कंपनी इंफॉर्मेशन एंड द इनवाइटिंग द सो यहाँ पे तो क्या होगा, पब्लिक ने इनको पर पास क्या किया, पैसे कंपनी के अंदर लगाए। तो सबसे पहले कि क्या ये डिसाइड है कि पब्लिक कंपनी के अंदर 90% सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर उसने 100 शेयर्स के लिए पब्लिक को बोला है कि ये 100 शेयर्स मैंने मेरी कंपनी में ऐसे हैं जो आप क्या है सब्सक्राइब कर सकते हो, 100 में से अगर मान लो कि 90 शेयर्स क्या है किसी ने सब्सक्राइब कर लिए, पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, तो पब्लिक कंपनी आगे की प्रोसेस करने के लिए कैपेबल है। अदरवाइज 90 से अगर एक भी कम हो, मान लो कि 89% हुए सब्सक्रिप्शन, तब भी आप नहीं कर सकते। अगर 91 हो गए तो आप एलिजिबल हैं। दैट मीन्स क्राइटेरिया कहाँ तक डिपेंड करता है, 90 तक का। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या है कि 90% होने के बाद सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन के बाद क्या होगी, जितनी भी एप्लीकेशन का अमाउंट होगा वो कहाँ जाएंगे, बैंक के अंदर जाएंगे। अगर 90% हो गया तो बैंक वाले क्या करेंगे, कंपनी के पास सेंड करेंगे, कंपनी फिर उनके अलॉटमेंट करनी शुरू करेगी। देन फिर उसकी क्या आएगी, कॉल्स मंगवानी शुरू कर देंगे। कॉल्स का प्रोसेस आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर है। तो यहाँ पे थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं कि इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है कि फॉर गिविंग द कंपनी इंफॉर्मेशन, कंपनी की इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। तभी तो कंपनी जो शेयर होल्डर्स हैं, जो पब्लिक जनरल पब्लिक है, उन्हें पता लगेगा कंपनी के बारे में कि हाँ एक्चुअल में कुछ ऐसा है। एंड इन्वाइटिंग द पब्लिक टू इन्वेस्ट इन इट्स शेयर्स, शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें बुलाएगी। ठीक है भाई, प्रोस्पेक्टस कॉपी इज सेंड टू द रजिस्ट्रार, और जो भी प्रोस्पेक्टस वो इशू करेगी, जो भी प्रोस्पेक्टस में वो लिखेगी, वो उसकी कॉपी एक कहाँ भेजनी है हमें, रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर। ठीक है, देन क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर द परचेज ऑफ द शेयर्स, एप्लीकेशन हमें क्या है, शेयर्स को परचेज करने के लिए हमने एप्लीकेशन रिसीव होगी कंपनी इस बैंकर के पास, कंपनी के बैंक के पास। मैंने यहाँ बताई थी कि पहले बैंक के अंदर जाएंगी, देन फिर वो क्या है अलॉटमेंट के लिए कंपनी के पास जाएगी। इफ़ द कंपनी रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अगर कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लेती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, 90% अगर रिसीव कर लेती है, देन कंपनी बोर्ड्स डायरेक्टर पासिस द फॉर्मल रेजुलेशंस ऑफ द अलॉटमेंट एंड इशू ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट। तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, एक सिंपल फॉर्मल रेजुलेशन पास करेंगे। वैसे रेजुलेशंस क्या है, हमारे दो तरह के होते हैं। एक तो हमारा क्या होता है सिंपल, जिसे हमें क्या बोल देते हैं, उसको फॉर्मल भी बोल देते हैं, इसे हम जनरल भी बोल देते हैं। और एक होता है हमारा स्पेशल। इसके अंदर क्या होता है कि अगर मान लो कि 100 बच्चे हैं आपकी क्लास के अंदर, 100 बच्चों में ये वोट करना है कि कौन बच्चा आपकी क्लास का मॉनिटर बनने वाला है, तो क्या होगी, वोटिंग होगी। कुछ बच्चे क्या करेंगे, राम को वोट करेंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, श्याम को वोट करेंगे। तो अगर बाय द डिफ़ॉल्ट दोनों में 50-50% हुआ तो वो क्या कहेंगे, सिंपल फॉर्मल जर्नल कहेंगे। ठीक है, अगर 50 की बजाय राम को 75% मिला और इसको मिला 25%, तो ये क्या आएंगे, स्पेशल रेजुलेशन। मीन्स कि जब 75% जब वोट होती है, 3/4 वोटिंग होती है एक तरफ, तो उस वोट को हम क्या कहेंगे, स्पेशल रेजुलेशन। अगर 50-50 होती है, हाफ हाफ होती है, तो ये कहेंगे सिंपल रेजुलेशन। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, एक फॉर्मल रेजुलेशन पास करेंगे, एक फॉर्मल मीटिंग पास करेंगे, जिसके अंदर ये बोला जाएगा कि अलॉटमेंट और इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट उन्हें अलाउ हो। कहाँ से, आल्सो सेंड द रजिस्टर ऑफिस उन्हें सेंड करेगा। ठीक है, कंपनी नीड टू फॉलो द सेबी रेगुलेशन। कंपनी को जब हम शेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो सेबी की जितनी भी रेगुलेशंस हैं, सेबी की जितनी भी रूल रेगुलेशन उन्हें बनाए हुए हैं, वो उन्हें क्या है, फॉलो करने पड़ेंगे। सेबी की जो रेगुलेशंस, जो सेबी के बारे में आपको पता होगा, वैसे एक्ट 1992 के अंदर आता है ये। उसने काफ़ी सारी रेगुलेशन बनाई है कि कहीं इन्वेस्टर्स, जो भी हमारे इन्वेस्टर हैं, उनके जो इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाता है कि कहीं कंपनी उनके इंटरेस्ट का गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रही। उस फ़ायदे को रोकने के लिए सेबी ने बहुत सारी रेगुलेशन बना रखी है। यहाँ पे ये चैप्टर होता है आपका फिनिश। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही
बुक के अंदर देखोगे तो आपको बहुत कुछ मटेरियल लिखा मिलेगा, बट मैंने आपको क्या करवाया है जो मेन है साथ में डेफिनेशन के साथ भी। सो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर कहीं से भी पॉइंट अगर समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आपकी तरह सभी बच्चों को समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे फंक्शंस हो जाते हैं राइट, प्रमोटर्स एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लायबिलिटीज़, एंड देन उसके बाद इसकी आ जाती है ड्यूटीज़ क्या है, एंड ड्यूटीज़ के बाद हमारा ये वाला पॉइंट इनकॉर्पोरेशन का पॉइंट क्या, इनकॉर्पोरेशन के अंदर क्या रहने वाला होता है। देन उसके बाद हमारी 2 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं कि प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ होती है और डॉक्यूमेंट फील्ड क्या कौन कौन से हमें भेजने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। देन ये कंप्लीट चैप्टर हमारा हो गया है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन हमारा लास्ट पॉइंट था। और फिर उसके बाद जो हमारा 4th पॉइंट था, इसका जो ये 4th स्टेप जो था हमारा कि 1 सेकेंड, 4th स्टेप क्या था हमारा, कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस को कमेंस करना। कैपिटल सब्सक्रिप्शन हो गया तो दैट मीन्स हमारा बिजनेस शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, एंड आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये मेरी जल्द ही वीडियो आ जाएगी इस वीडियो के अपलोड होने के बाद, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, और वहाँ से आप क्या है PDF भी डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।